तो आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि मैं हमेशा ही शुरुआत करता हूं जिस क्वेश्चन के साथ, और वो है कि वाई, कि हमें आखिर में गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके आने वाले वीडियोस में फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या है गो, कौन किसने डिज़ाइन किया, ये सारी चीज़ों के बारे में। बट पहले वाई वाली चीज़ जो है ना वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात करें गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो क्योंकि कोड एडिटर चैनल ब्लॉकचेन के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व करता है, तो मैं पहले ब्लॉकचेन के ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि गो जो है ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपनी एक ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको गो इथेरियम के बारे में पता हो, तो गो इथेरियम में ये जो गो है ना, ये गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही है। और गो इथेरियम का ही यूज करके ये गो इथेरियम, मतलब ये जो गो इथेरियम सॉफ्टवेयर है, इसको बनाया गया है, राइट। और इसका डेफिनेटली इसमें और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है, C++, पाइथन, बट गो में गो इथेरियम जो आपका ये गो वाला पार्ट है, गो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस गो इथेरियम सॉफ्टवेयर में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और ब्लॉकचेन्स की, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ऐसी भी ब्लॉकचेन्स हैं जिनके पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है आप वो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरलेजर। तो हाइपरलेजर, इस पर मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना। तो आप हाइपरलेजर ब्लॉकचेन में अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो ये भी काफी ज्यादा एडवांटेजेस चीज है ब्लॉकचेन के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन के अलावा आप इसे कहाँ यूज कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन के अलावा आप इसे यूज कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, जी हाँ। आप इसको वेब सर्विसेज में यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसे क्रिप्टोग्राफी जैसी चीजों में भी यूज कर सकते हो। और ये तो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी गो की बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। और इसीलिए इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, उबर हो गई, ये भी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करती हैं, क्योंकि गो जो है बहुत ही फास्ट है, ये कॉन्करेंसी को सपोर्ट करती है, काफी ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गो के पास वो सारे हाई परफॉर्मेंस फीचर्स हैं जो कि आपके सी और C++ में हैं। साथ ही साथ जावा में जो कॉन्करेंसी वाला पार्ट है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो भी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। तो गो अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। वेब सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आइए बात करते हैं कि आखिर में गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किसने किया। तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया है गूगल ने, मतलब गूगल में ही कुछ लोग थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। और वो लोग हैं, पहले हैं हमारे रॉबर्ट ग्रिस्मिड, तो वो पहले पर्सन है। सेकंड पर्सन है रॉबर्ट पाइक एंड द थर्ड पर्सन इज केन थॉमसन। और केन थॉमसन तो भाई इन्होंने तो डेनिस रिची के साथ भी काम किया। अगर आपको डेनिस रिची के बारे में नहीं पता तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची ने ही क्रिएट की थी, डिजाइन की थी। तो इन सारे लोगों ने ही मिलके गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है। अब बात करते हैं कि आखिर में गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो गो है वो एक स्टैटिक टाइप कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहां पे आपको, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो तो आपको बताना पड़ता है कि भाई आप कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हो। तो जस्ट लाइक C++ या फिर सी, जावा, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने इनका यूज किया तो आपको पता होगा स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अगर नहीं भी पता है तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे भी समझा देता हूँ। तो इसको समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारी ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे हमने लिखा int a = 5, ठीक। तो जब हमने int a = 5 लिखा तो हमने एक तरह से बताया कंपाइलर को, भाई ये जो a = 5 है, या फिर हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो a = 5 है, यहाँ पे a जो है एक इंटीजर टाइप वैल्यू। तो अगर इस इंटीजर टाइप वैल्यू में लेट से मैंने a = 5 की जगह लिख दिया होता है int a = hello world, तो हमारा कंपाइलर हमें तुरंत ही एरर दे देता, उसको रन भी नहीं करने देता। तो यही चीज है कि हमें कंपाइल टाइम पे ही अपना एरर पता चल गया, कंपाइल टाइम पे ही हमें सारी चीजें पता चल गई। वही चीज अगर हम एक बात करें पाइथन के प्रोग्राम की, पाइथन के प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। पाइथन के प्रोग्राम में डायनेमिक चेकिंग होती है, मतलब कि कंपाइल, वहां पे तो कंपाइलर होता ही नहीं, वहां पे तो इंटरप्रेटर होता है। तो वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे आप जब प्रोग्राम को रन करते हो तब अगर कोई एरर होता है तो एरर होता है, बट कंपाइल टाइम पे ऐसी कोई चीज नहीं होती जहां पे उसको पहले ही चेक कर लिया जाए कि भाई आपने ये वेरिएबल जो लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं, इसमें सही वैल्यू असाइन की है कि नहीं। तो यही डिफरेंस होता है आपके, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं गो के प्लेग्राउंड पे, और आप देखोगे तो ये गो प्लेग्राउंड कहाँ पे है, go.dev।
स्लैश प्ले आप डालिएगा तो आपके भी ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। आप अगर सर्च भी करोगे गो प्लेग्राउंड तो वहाँ पे भी हो जाएगा। हम लोग अभी इसको इंस्टॉल भी करेंगे अपने सिस्टम पे, बट अभी के लिए एक मतलब अगर आपको क्विकली तुरंत से अपने गो प्रोग्राम को रन करना है तो ये सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करके चेक कर सकते हो। तो इस एक सैम्पल प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा समझते हैं। अभी डेफिनेटली हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डेप्थ में भी बात करेंगे, बट अभी एक आइडिया ले लेते हैं एक सरफेस लेवल पे, ताकि हमें पता रहे कि अच्छा हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो ये हमारा गो प्लेग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहली चीज़ जो है ये हमारा वर्जन नंबर है कि कौन से गो प्रोग्राम लैंग्वेज का वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये एकदम करंट वर्जन यूज़ कर रहा है 1.18 जो कि एकदम लेटेस्ट है। ये है हमारा रन। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। अभी हम उसको भी करेंगे। दूसरा है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट से क्या मतलब है कि आपका एक जस्ट लाइक अगर आपने VS कोड यूज़ किया तो उसमें एक प्रिटियर फॉर्मेटर का ऑप्शन होता है ना, जो कि आपके कोड को बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर देता है। ठीक उसी तरह से ये फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे भी वही करता है। फिर उसके बाद है शेयर। अगर आपको लेट से अपने कोड को शेयर करना है तो आप इसको शेयर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस शेयर ऑप्शन। और फिर आपका लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोग्राम्स आप देखोगे, मतलब कि गो प्लेग्राउंड ने कुछ आपको सैम्पल प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, मतलब अपने मतलब यू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या चीज़ आप पॉसिबल है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले इमेज, HTTP सर्वर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर एक एक चीज़ को यहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं इसको रन करूंगा तो देखना जैसे ये रन होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो ये प्रोग्राम है इसने हम लोगों ने एक्चुअली में यहाँ पे कराया क्या था, यहाँ पे हेलो प्रिंट कराया था। ठीक है, अभी सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर हम लोगों ने ये सिंटेक्स लिखा जिसके थ्रू हमारा ये हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब लेट से मुझे इसको फॉर्मेटर को समझना है कि फॉर्मेटर क्या करता है। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इसको समझने के लिए मैं लेट से कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो आप कोड लिख रहे हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, हो सकता है आपने 5-6 लाइन लिखी, थोड़ा वो सही डायरेक्शन में नहीं है, इस तरह से चीज़ें हो जाती है राइट। तो उस चीज़ को ही हम लोग यहाँ पे थोड़ा करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोड लिख दिया तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसने सारे ब्रैकेट्स को एडजस्ट कर दिया। इंडेंटेशन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इंडेंटेशन भी ये जनरेट मतलब सही कर देगा। तो सारी चीज़ें आपको ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन करके दे देता है। फिर लेट से अगर मुझे अपने इस प्लेग्राउंड की लिंक किसी को शेयर करनी है तो मैं सिंपली करूंगा शेयर, और आप देखो कि मुझे इस प्लेग्राउंड की लिंक मिल गई है जो कि एक यूनिक URL है। ठीक है, मेरे प्लेग्राउंड का URL है, मैं इसको बस कॉपी करूंगा और किसी को भी अपने दोस्त को भेज सकता हूँ कि भाई मेरा कोड देख लो चल क्यों नहीं रहा है ना। इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने बताया था, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। आई थिंक वो जब उन्होंने शेयर पर क्लिक किया तो अभी हट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दी हैं कि वाई गो, तो इसको तो पहले हमने बात कर ही ली है। इनकी भी अगर आप ऑप्शन देखना चाहो तो आप देख सकते हो। गेट स्टार्टेड डॉक से यहाँ पे पूरे गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कौन कौन से पैकेजेस आपको गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मेन एक पैकेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं राइट। अब क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग आगे देखेंगे, बट इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई हैं। ब्लॉक्स रिलेटेड टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दिस गो प्लेग्राउंड। तो वाई गो के इन्होंने के भी कई सारे रीजंस दिए हैं आई थिंक। ओके ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने तो नहीं पढ़े थे, मैंने तो जनरली ऐसे ही गूगल पे देखे थे, बट आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अच्छा मेटा वेटा में भी ये यूज़ हो रहा है, हाउ फेसबुक बिल्ट एन एंटिटी फ्रेमवर्क इन गो, सो नाउ दिस इज गुड राइट। तो मतलब फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, पेपाल, इस तरह की भी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं अपने अपने ऐप्स में, अपने वेब डेवलपमेंट सर्वर में। दैट्स ग्रेट राइट। तो आज के लिए लगता है इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग अब गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। ओके, तो अब हम लोग गो को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ, और इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सिंपली डालना है गूगल पे गो इंस्टॉलेशन, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट की पहली लिंक दे देगा। आपको सिंपली आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मेरे पास ये पहले से है तो मैं तो वहीं से इंस्टॉलर को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास गो पहले से है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल करूँगा। और यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस रिक्वायरमेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें घबराना नहीं। ये नेक्स्ट का ऑप्शन हो सकता है आपके पे तुरंत ना आए, तो थोड़ा 1-2 मिनट वेट करना, तब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना, और नेक्स्ट पे क्लिक करना, और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना, और यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देना, ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है, इसको फिनिश करते हैं। और मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने पहले ट्राई किया था तब मेरे में इंस्टॉल नहीं था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके क्लियर, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे गो डालूंगा, गो वर्जन। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे में गो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ गो वर्जन
और मैंने एंटर कर दिया है, तो आप देखोगे हमारे में गो वर्जन इंस्टॉल हो गया, मतलब कि हमारे पास गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल हो चुकी है। तो आइए अब चलते हैं वीएस कोड पे। ओके, वीएस कोड पे जाने से पहले हम लोगों को अपने गो फोल्डर को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वहीं पे हम अपने सारे फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। वहीं पे हमारे पास गो के सारे पैकेजेस होंगे और उनका हम वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ भी कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने सी वाले फोल्डर में, क्योंकि वहीं पे मैंने गो को इंस्टॉल किया था। मैं जाऊँगा यूज़र्स में, यूज़र्स में के बाद मैं जाऊँगा अपने इस फोल्डर में, और यहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे मिल जाएगा गो, लेट मी फाइंड। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये गो फोल्डर भी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसमें जाऊँगा सोर्स पे, और सोर्स में मैं यहाँ पे अपने फोल्डर, मतलब जो भी मुझे गो के मतलब फाइल्स बनानी होंगी, मैं उसको इसी गो फोल्डर, मतलब इसी सोर्स फोल्डर में क्रिएट करूँगा। ठीक है, अगर आपके में सोर्स फोल्डर नहीं है तो आप अपने से क्रिएट कर लेना, और यहीं पे हम लोग अपने सारे फोल्डर्स को, मतलब अपनी सारी गो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। और इसके लिए पहले आइए अब हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, और सोर्स फोल्डर के अंदर मैंने एक ऐसी फाइल क्रिएट की थी, एक डेमो फाइल क्रिएट की थी, डिलीट ताकि मैं आपके क्रिएट कर सकूँ। ठीक, और अब हम लोग अपने पहले गो प्रोग्राम को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे गो लिखना होगा, ताकि वीएस कोड आपको सारी फैसिलिटी दे दे गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और यहाँ पे आपको ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना होगा गो, और यहाँ पे आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको एक बार क्लोज कर देना और फिर से इसको ओपन करना, मतलब वीएस कोड को क्लोज कर देना और फिर से ओपन करना, ताकि जो भी गो की फंक्शनैलिटीज हैं वो सही से आपके वीएस कोड में आ जाए। जब आप ये कर लोगे तो आपको जाना पड़ेगा उसके बाद व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आप जाओगे कमांड पैलेट में, और यहाँ पे आप डालोगे गो इंस्टॉल अपडेट्स टूल्स। ठीक है, तो ये आप इस पे जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद एक बार मैं फिर से आपको बैक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी हो गया। तो मैं यहाँ पे गया कमांड पैलेट में, कमांड पैलेट के बाद आपको जाना है, सिंपली लिखना है गो, और यहाँ पे अब टूल्स लिख देना, या फिर इंस्टॉल अपडेट टूल्स आपके सामने जो आ रहा है उसको आप यूज़ करना, और इन सारे ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ओके कर देना। ठीक है, और इसके थ्रू आपके पूरी तरह से गो, यहाँ पे आप जो भी हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे वीएस कोड में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके हो जाएंगी। कहाँ गया ये, तो थोड़े दिन में ही आप देखोगे यहाँ पे सारे पैकेजेस, सारे टूल्स जो भी गो से रिलेटेड है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इंस्टॉल हो ही रहा है, तब तक के लिए वापस आते हैं और अपने गो प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं तब तक के लिए। तो अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल को मैंने रखा, जैसे भी मैंने डेमो रखा था, तो मैं इसको ही डेमो डॉट गो, गो क्या है, गो फाइल का एक्सटेंशन होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सबसे पहला जो पैकेज इंपोर्ट करना है वो है आपका मेन पैकेज, के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आपको ये मेन पैकेज इंस्टॉल करना होगा, ये है मतलब ये जो इसको प्रोग्राम की तरह ट्रीट करने में, अभी ये चीज़ें थोड़ी लगेगी समझ में नहीं आएंगी, बट आपको धीरे धीरे आ जाएंगे आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, लेट से अगर मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो लेट से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन, और याद रखना कि आप जब भी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसकी शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होगी। मेन फंक्शन जस्ट लाइक आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ पे मेन फंक्शन का यूज़ करते थे, ठीक उसी तरह से जब भी आप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें मेन फंक्शन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और अब आप यहाँ पे लेट से प्रिंट कराना चाहते हो फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे fmt। अभी fmt क्या है, ये एक पैकेज है जो कि हमें इंपोर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे fmt को। ठीक है, इसको डबल कोट्स के अंदर मैं रखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा fmt.f, और इसके अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम को हेलो वर्ल्ड को बेसिकली लिख देंगे, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अब इसको रन कर लेते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज भी हमारी इंस्टॉल हो ही चुकी हैं, आई थिंक कि नहीं हुई है, लेट्स सी दैट, आई थिंक हो चुकी है, राइट। ओके, आउटपुट मोस्ट प्रोबेबली हो ही चुकी हैं आई थिंक यहाँ पे। हाँ, लेट्स गो टू द टर्मिनल। अब अपने टर्मिनल में आके यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे हमें सिंपली लिखना होगा गो रन डेमो डॉट गो, तो हमारी फाइल का नाम और ये हमारी कमांड होगी। मैं यहाँ पे इसको देखोगे हेलो वर्ल्ड हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमारे टर्मिनल पे
प्रिंट हो गया है। तो हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रोग्रामिंग और भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके गाइस, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं हूँ क्षितिज फ्रॉम फ्यूचर। फ्यूचर से मेरा मतलब है कि आने वाले टाइम में, मैं तो हूँ ही बट मैं फ्यूचर से आपके पास आया हूँ ये बताने के लिए कि अभी आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि मैं क्या करूँगा कि मैं मल्टीपल फाइल्स एक ही फोल्डर में बनाऊंगा, राइट। ये अभी आप समझ जाओगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो अभी सब समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा आपको बताने का, ये वीडियो बनाने का, ये मेरा एक तरह से उद्देश्य ये है कि जो भी आप फाइल्स बनाना, उस हर एक फाइल के लिए आप एक अलग से फोल्डर क्रिएट करना। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने एरे का जब आपको प्रोग्राम पढ़ाया है, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, सब पढ़ाऊंगा आगे जाके। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, एरे के फोल्डर में एरे का प्रोग्राम लिखा है, कांस्टेंट के फोल्डर में कांस्टेंट का प्रोग्राम लिखा है। और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसी तरह से करें, अदरवाइज आप एक एरर वाली सिचुएशन में फंस जाएंगे, जो मैंने आगे डिस्कस की है, ठीक है। तो मैं आने वाले कुछ वीडियोस तक देखोगे कि मैं क्या करूंगा, मैं सोर्स फोल्डर के अंदर ही मल्टीपल फाइल्स बनाऊंगा, बट वो आने वाले टाइम में मुझे एरर देगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह का कोई भी इशू फेस करो, इसलिए बस आपको इतना करना है, सिंपल सी चीज़ बताऊं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कि आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करना तो उसके लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट करना। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के लिए आप फोल्डर क्रिएट करो और उसके अंदर आप अपनी गो फाइल को बनाओ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टाइप चेकिंग, तो आप पहले एक फोल्डर बनाओ टाइप चेक करगा और फिर उसके अंदर अपनी गो फाइल को रखो, बस इतना ध्यान रखो। और आप जैसे अभी तक चल रहा है वैसे ही चलते रहो। तो मिलते हैं हम लोग वापस से फ्यूचर में। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं अपने गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, मल्टीपल डिक्लेरेशन किए जाते हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अच्छा, मैं वेरिएबल्स की डेप्थ में नहीं जाने वाला कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होंगी। तो मैं इन सारी चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं सिंपली और सिंपली यहाँ पे जो गो से एडेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ही बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। पहले आप लिखते थे वेरिएबल का डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उसके बाद आप लिखते थे कि भाई इसमें मैं लेट से ये वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। गो में ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। गो में क्या होता है, गो में आप पहले लिखते हो एक कीवर्ड जिसका नाम है वार, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हो और उसके बाद आप बताते हो कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, और फिर इसमें आप कोई भी वैल्यू जो चाहे वो असाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा भी तरीका है, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली लिख दो वार, उसके बाद जैसे आपने लिखा रोल, मतलब वेरिएबल का नाम, और आपने इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स से 20। तो ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और हम लोग तो यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो। थर्ड चीज, आप एक और तरीका देती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ बहुत सारे तरीके हैं मैं जानता हूँ, और ये क्या है, ये है एक शॉर्ट हैंड तरीका जिसके थ्रू आप जल्दी से कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। लेट से आपने कहा भाई नेम, आपने लगाया कॉलन इक्वल टू, और आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया लेट से फॉर एग्जाम्पल जॉनी, ठीक है, ऐसे आपने कुछ लिख दिया। तो ये भी एक तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का अपनी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है कि अगर आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका यूज भी करो। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एज को डिक्लेयर किया, रोल को डिक्लेयर किया, नेम को डिक्लेयर किया, मगर मैं कहीं पे भी उसका यूज कर नहीं रहा हूँ, राइट। इसीलिए अगर आप देखोगे, इस पे जाऊंगा मैं, तो आप देखोगे लिखा है कि एज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड, रोल डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, और इसी तरह से नेम के साथ है। तो इसको चलिए यूज करते हैं ताकि ये एरर यहाँ से चला जाए। इसको लेट से प्रिंट कराते हैं। तो चलिए जल्दी से इन सारी चीज़ों को प्रिंट कर लेते हैं ताकि ये सारे एरर्स जो है हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे एरर्स चले जाए। और प्रिंट करना है तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा fmt को। तो यहाँ पे मैं FMT और फिर लिखेंगे fmt डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैं सारे एज फिर और हमारा नेम, एरर्स यहाँ से जा चुके हैं। इसको अब रन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा गो रन एंड var डॉट गो। लेट्स सी कि ये सब चीज़ों को प्रिंट करता है कि नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे 10, 20 और जॉनी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब बहुत से लोगों के हो सकता है मन में क्वेश्चन आए कि क्या मतलब ये कंपलसरी है ये बार बार, मतलब कि
मतलब जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसको यूज ही करें, क्या हम लोग कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब कि हर बार जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे तो उसका यूज ही करें, तो वो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हटा देता हूँ एज को, ठीक है। अब एज को तो हम लोग यूज कर नहीं रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एज को साइलेंट कर सकता हूँ। और साइलेंट करने के लिए क्या तरीका होता है, आपको लिखना होता है अंडरस्कोर इक्वल टू और जो भी वेरिएबल को आप साइलेंट करना चाहते हो उसका नाम। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने ये लिखा तो उसके बाद क्या हुआ, एज से रेड लाइन चली गई, मतलब कि हमारे प्रोग्राम में अब कोई भी एरर नहीं है। और इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, अपने वेरिएबल को एक तरह से साइलेंट कर दिया। ठीक है, साइलेंट हो जाए वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, इस तरह वाला। और यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया, ये मैंने सी का सिंटेक्स लिखा था। तो हम लोगों ने कितने मेथड देखे, पहला मेथड देखा ये, तो इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। सेकेंड मेथड है ये, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और थर्ड मेथड है ये, इस तरह से भी आप कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो। शॉर्ट हैंड आई थिंक सबसे ईजी है, जिसमें आपने तुरंत बस ऐसे लिखा है, कॉर्नर लगाया और आपने वेरिएबल को डायरेक्टली वहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। तो अब बात करते हैं मल्टीपल डिक्लेरेशन की, कि आप किस तरह से मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखा नेम और दूसरे वेरिएबल का नाम है लेट्स से एज, और मैं इनको एक साथ डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा कॉलन, मतलब मैं शॉर्ट हैंड का यूज कर रहा हूँ, नेम एज, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो भी नेम है, लेट्स से मैं लिख देता हूँ मेरा नाम क्षितिज, और यहाँ पे मैंने लिखा कॉमा, और एज में लिख दिया मैंने 10। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी फिर से वही कहूँगा, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिक्लेयर तो कर दिया है बट इनको यूज नहीं किया है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आपको सेमी कॉलन लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ना, को ये बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा रहा हूँ, आप नहीं भी लगाओगे तब भी काम चलेगा। मेरी आदत है, मैं लगा देता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको लगता है कि मैं मतलब नहीं लगाने का मैंने, तो आप नहीं लगाओ तब भी काम चल जाएगा। अब लेट से मुझे इनको प्रिंट कराना है, प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि भाई मल्टीपल डिक्लेरेशन सही में हुआ है कि नहीं। तो मैं लिखा FMT प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कार। तो अब इनको प्रिंट करा लेते हैं। मैं लिखता हूँ FMT डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम और एज। अभी देखोगे एरर चला जाएगा। अब यहाँ पे एरर, ओके मैंने एजेस लगा दिया, सेव करूंगा तो कि हम लोग एफ यूज कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा गो रन, और मैंने काफ़ी बड़ा नाम दे दिया है, ठीक है, मल्टीपल वार डिक्लेयर, ठीक है, डॉट गो। तो जैसे ही मैं रन करूंगा आप देखोगे यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब लेट्स से मुझे क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने नेम एज को डिक्लेयर किया है, मैं चाहता हूँ कि एज की वैल्यू को मैं चेंज करूँ। तो आप क्या चीज़ नहीं कर सकते पहले मैं बताता हूँ। लेट्स से अगर आप ये करते हो कि मैं करूँगा नेम एज, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं दोनों वैल्यूज में चेंज करना चाहता हूँ, और मैंने एक इक्वल टू लिखा, और मैं यहाँ पे लेट्स से कोई वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाई हेलो, लेट्स से कुछ भी लिख दिया मैंने हेलो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 23 और 21, चलो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर कह रहा है कि नो न्यू वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट साइड, मतलब कि वो कह रहा है कि भाई आपने इन वेरिएबल्स का पहले ही यूज कर लिया है और आप इसको फिर से यहाँ यूज कर रहे हो। तो गो कहता है कि मुझे, मैं इन सारी चीज़ों को मतलब ये नया वेरिएबल तो वैसे भी नहीं है, तो कह रहा है कि ये नया वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा और मैं यहाँ पे एरर दूंगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि यार कहीं आप ऐसे ही तो नहीं बोल रहे, मैं इसको यहाँ पे यूज करके भी दिखा देता हूँ कि आपको लग रहा हो कि मैंने यूज़ नहीं किया तो इसलिए एरर आ रहा हूँ। नहीं, आप देखोगे अभी भी ये एरर बना हुआ है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेम वेरिएबल्स को फिर से यूज़ कर रहे हो डिक्लेयर करने के लिए। बट आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल, इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल में कोई चेंज कर दो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज फॉर एग्जाम्पल 1। अब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब ये जो एरर आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एज 1 को यूज़ नहीं कर रहा, और आप देखोगे सारे एरर यहाँ से चले गए। तो इस तरह से अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और आपको लेट्स से उसमें चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस इन द सेंस, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं चेंजेस का मतलब क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक किसी, मतलब कि एक भी नहीं, मतलब कि ये जो पैटर्न बन रहा है उसमें से एक किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के आपको नेम में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये चीज़ हो पाएगी, अदरवाइज ये चीज़ रन नहीं करेगी। मैं इसको रन भी करके दिखा देता हूँ आपको, सिंपली अपर एरो की, क्षितिज और 10 इसलिए लिख के आया क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। भाई मैं सोचूं कि यहाँ पे बस क्षितिज और 10 क्यों लिख के आ रहा है, जबकि हम लोगों ने अभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके प्रिंट कराया है। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो सही आएगा, क्षितिज 10 और हेलो 21, सही है। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो गो। और अगर लेट से आपको म्यूट भी करना है तो आप म्यूट भी कर सकते हो। मतलब म्यूट करने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल एक साथ कई वेरिएबल्स को म्यूट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं नेम का यूज़ तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए, ताकि जो चीज़ समझाना चाहता हूँ समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं नेम और एज का यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को ही साइलेंट कर सकता हूँ। मैं लगूंगा ऐसे, फिर से अंडरस्कोर, देन अगेन इक्वल टू,
एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम और मैं यहाँ लिख दूंगा एज। तो आप देखोगे इस तरह से हो गया, राइट। तो सिर्फ स्टेप्स वही हैं, बस आप मैंने क्या किया, मल्टीपल एक साथ इन दोनों वेरिएबल्स को साइलेंट कर दिया है। अब एक और मेथड देख लेते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हो, और वो है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखो वार और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट ले लो, और इस ब्रैकेट के अंदर लेट से आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे स्कूल, ठीक है, ले लेते हैं स्कूल, और यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ स्कूल को एक स्ट्रिंग टाइप का, राइट। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इंटर कर रहा हूँ, कोई कॉमा वॉमा नहीं है, डायरेक्टली बस स्कूल स्ट्रिंग हो गया। और लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर, और रोल नंबर को मैंने लेट से कह दिया कि इंट है, और यहाँ पे मैं इंटर करके फिर से एक नया ले लेता हूँ, लेट से मैंने कहा जेंडर, और जेंडर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ बोल। तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ डिक्लेयर किया। अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इनको यूज़ नहीं किया, जल्दी से इनका यूज़ कर लेते हैं। सिंपली लिखता हूँ fmt डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिख देता हूँ स्कूल, और यहाँ पे लिख देता हूँ रोल, एंड द लास्ट वन दैट इज जेंडर। सेव करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, और आप देखोगे यहाँ पे आ गया है 0। तो 0 एक्चुअली में हुआ क्या है, स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू होती है आपकी एक तरह से डबल कोट्स, राइट, मतलब कि एक एम्प्टी, आप इस तरह से भी समझ सकते हो, एम्प्टी कह दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनिशियली रोल नंबर की वैल्यू है 0 क्योंकि ये एक इंट टाइप है, और इनिशियली बुल जो कि हमारा बुलियन वेरिएबल है, तो इनिशियली उसकी वैल्यू है फॉल्स, तो इसीलिए आपको फॉल्स दिख रहा है। स्ट्रिंग में क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एम्प्टी है, और एम्प्टी है तो यहाँ पे स्पेस आ गई है, इसलिए आपको ये दिख नहीं रही है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। और लेट से अगर आपके पास सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं, हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने कहा वार, और मैंने कहा भाई मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं लेट से फॉर एग्जांपल x, y, z, ये तीनों के तीनों लेट से हमारे इंड टाइप के हैं, तो मैं यहाँ पे इंड लिख दूंगा, और इस तरह से भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना होगा प्रिंट ln और x, y एंड z। सेव करते हैं। एरर क्या आ रहा है यहाँ पे fm डॉट के लिए, आई थिंक fmt, सॉरी नॉट fmt, नॉट fm, राइट, fmt। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रन, आप देखोगे कि एक्स वाई जेड की भी वैल्यू 0 0 0 आ जाएगी, क्योंकि इनिशियली एक्स वाई जेड में 0 रखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप चेकिंग के बारे में। अब ये टाइप चेकिंग क्या होती है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उनका डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वार लेट से वाई, और यहाँ पे मैंने इसको कहा कि ये इंट टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वाई के अंदर लेट से एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, लेट से फॉर एग्जांपल 6। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो क्या रहा है, कैन नॉट यूज 6 अनटाइप्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट एज इंट वैल्यू इन असाइनमेंट। मतलब कि अभी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को रन नहीं किया, अभी ये रनिंग टाइम पे नहीं गया है, ये उसी टाइम पे जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो उसने पता कर लिया कि भाई तुमने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है। तो कंपाइल टाइम में उसने पता कर लिया कि ये वेरिएबल y जो था ये था इंट टाइप का, मगर आप क्या कर रहे हो, आप इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो जो कि गलत है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यू ही डालनी है। वही अगर हम बात करें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन होगी, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होगा, आप जब प्रोग्राम को रन करोगे तब हो सकता है कि एरर आए, क्योंकि वहां पे रन टाइम डायनेमिक चेकिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, स्टैटिक चेकिंग होती है, और यही इसका एक एग्जाम्पल है। तो अब मैं इसे अगर डबल कोट्स यहाँ से हटा दूंगा तो आप देखोगे ये एरर चला जाएगा। तो मैं इसमें से डबल कोट्स हटा देता हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ देता हूँ, और अभी इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि ये वाई जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है, इसको यूज नहीं कहते, इसको मैं भी साइलेंट कर देता हूँ। देखोगे तो कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो इसी को कहते हैं टाइप चेकिंग, ठीक है। मतलब कि आपका कंपाइलर, मतलब आपका ये जो गो है, ये पहले ही चेक कर लेता है कि आप किस टाइप के डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हो। तो आइए बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। तो हम लोगों ने देखा था कि fmt के साथ हम लोग कभी कभी प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे थे, कभी हम लोग प्रिंट एलएन का यूज़ कर रहे थे। तो आखिर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे प्रिंट एलएन की, ठीक है, कि आखिर में प्रिंट एलएन कैसे यूज़ होता है, आप क्या क्या चीज़ें इससे कर सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे प्रिंट एफ की। तो लेट से मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया जैसे नेम, और इसमें मैंने नाम लिख दिया राजू, ठीक है। और दूसरा मैंने एक और वेरिएबल बनाया लेट से रोल नंबर, और मैंने इसमें लिख दिया फॉर एग्जांपल लेट से नॉट स्ट्रिंग 12, राइट, इन इंटीजर वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह का स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँ कि माय नेम इज़ राजू
एंड माई रोल नंबर इज़ 12, या फिर मैं अभी पहले के लिए शुरुआत के लिए एक ईजी के लिए करता हूँ कि माई रोल नंबर इज़ 12, मैं कुछ इस तरह का स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो क्या ये मैं प्रिंट एलन की यूज़ की मतलब प्रिंट एलन का यूज़ करके कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले मैं साइलेंट कर देता हूँ नेम को अभी के लिए, कि अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा fmt डॉट प्रिंट एलन। अब जैसे कि मैंने कहा था, मैं लिखना चाहता हूँ कि माई रोल नंबर इज़ 12, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा माई रोल नंबर इज़, और इसके बाद मैं लगा दूंगा सिंपली 12, नॉट 12, 12 लगा दूंगा तो फिर फर्क ये है, वेरिएबल यूज़ कर लूँगा रोल। मैं करता हूँ इसे सेव, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, ये पहले कंसोल मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ पे मैं अब करता हूँ गो रन fmt try डॉट गो। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है माई रोल नंबर इज़ 12। तो इसने किया क्या, इसने इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको लिया और इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब लेट्स से मैं इसको थोड़ा और एक लेवल ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि fmt प्रिंट एलन, और मैं इस बार प्रिंट कराता हूँ कि माई नेम इज़ राजू एंड माई रोल नंबर इज़ 12, या फिर माई नेम इज़ राजू एंड 12 इज़ माई रोल नंबर। लेट्स सी। तो मैं कह लूँगा माई नेम इज़, अब मैं यहाँ पे इज़ के बाद क्या करूँगा, कॉमा, और यहाँ पे यूज़ करूँगा वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे फिर से मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग का, एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा एंड फिर मैं लिखूँगा कॉमा रोल। अब फिर से मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इज़ माई रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने क्या कहा, माई नेम इज़, अब नेम के अंदर क्या है, राजू, तो माई नेम इज़ राजू एंड 12 इज माई रोल नंबर। तो इसको सेव करता है, अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया, माई नेम इज राजू एंड, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फुल स्टॉप तो नहीं लगाया था तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने कैपिटल में भी लिख दिया, अगर फोन रहते थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है उसको हटाते हैं। तो माई नेम इज राजू, क्योंकि नेम के अंदर वेरिएबल में क्या था, राजू, और एंड उसके बाद इसने रोल के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको लिया और कैनकैटिनेट करके एक पूरी स्ट्रिंग बना दी। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी होगी प्रिंट एलन में, वो ये है कि प्रिंट एलन क्या करता है, हर बार एक नई लाइन आपको क्रिएट करके देता है। लाइन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि इस जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो उसने एक न्यू लाइन क्रिएट की और आपके सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट एक नई लाइन पाया, मतलब इसी के साथ नहीं आया, इसकी नेक्स्ट लाइन पाया। जबकि प्रिंट एफ में ये फैसिलिटी नहीं है। प्रिंट एफ में जब आप ये चीज़ करोगे, अभी जो मैं करके दिखाऊंगा, तो दोनों स्टेटमेंट आप देखोगे कि पास पास आएंगे। ठीक है, तो चलो इसको प्रिंट एफ से भी ये सारी चीज़ें करके देखते हैं कि प्रिंट एफ से कैसे हो। तो ये अभी के लिए मैं यहाँ पे इन सारी को कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमने प्रिंट एलेंट तो देख ही लिया, तो इसको अभी के लिए कमेंट आउट करता हूँ। अब इसको प्रिंट एफ के थ्रू करके देखते हैं। तो अब प्रिंट एफ में क्या होता है, प्रिंट एफ में हम लोग कुछ चीज़ों से डील करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो जैसे कि अगर आपको लेट से आपने कोई इंटीजर वैल्यू यूज़ की, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है m%d। तो इसे हम कहते हैं m%, ये जो आप देख रहे हो साइन, इसे m% और ये d। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर, भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, इंटीजर। अगर आपने लेट से स्ट्रिंग का यूज़ किया है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है आपका m%s, तो ये आपके लिए स्ट्रिंग के लिए होता है। और अगर आपने लेट से यूज़ किया है फ्लोट, मतलब कि डेसिमल नंबर, तो उसके लिए होता है m%f, इसको हम कहते हैं फ्लोट। तो चलिए अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो लेट से मैंने आप लिखा है fmt डॉट प्रिंट एफ। तो लेट से अभी एक सिंगल वेरिएबल का यूज़ करते हैं रोल नंबर का, तो मैं लिखता हूँ माई, लेट से माई रोल ओके नंबर इज। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा रोल नंबर प्रिंट हो जो कि इस वेरिएबल के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा यहाँ पे m%d। ठीक है, अब m%d क्यों लिखा, क्योंकि भाई यहाँ पे ये रोल नंबर कौन से टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, 12 एक इंटीजर वैल्यू है। बट अगर अब यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू तो है, मगर ये पता कैसे चलेगा कि इस m%d में कौन सी वैल्यू रखनी है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिख दिया माई रोल नंबर इज m%d, मगर m%d में इंटीजर वैल्यू तो है, मगर कौन सी इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, हमें ये वाली इंटीजर वैल्यू चाहिए, राइट, जो कि इस वेरिएबल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डबल कोट्स के बाद लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे रोल। तो इससे क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा।
अब इसको एक बार रन करते हैं। ओके, यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है एफएमटी पैकेज के लिए, एक बार इसको सेव करते हैं तो सही हो जाएगा आई थिंक। या इंपोर्ट नहीं था एफएमटी तो हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो मैं लिखता हूँ गो रन, और यहाँ पे हमारा एफ एम टी प्रिंट, नॉट प्रिंट राइट, PRI, इसको रन करता हूँ। ओके, एफ-एम-टी PRI इज नॉट ग्रुप्ड। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ गो प्लेग्राउंड में। अब आई थिंक कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। आई थिंक तब तक वो सही भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे आप देखोगे माई रोल नंबर इज़ 12। तो ये VS कोड में एक्चुअली में हुआ क्या, मैं बता देता हूँ। हो सकता है ये प्लगइन्स का ही कुछ इशू है, प्लगइन सही से या तो फेच नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ इस तरह का इशू होगा तभी ये नहीं हो पा रहा है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे ये कोड रन कर गया है ना। तो यहाँ पे आप देखा मैंने क्या किया, मैंने fmt.printf लिखा और यहाँ पे रोल नंबर के अंदर जो भी वैल्यू थी जो कि 12 था वो हमारे इस %d की जगह पे आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा और स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब कि मैं लिखता हूँ fmt.printf और यहाँ पे प्रिंट करते हैं लेट्स से माई रोल नंबर, और या फिर मैं लिखता हूँ ये रहा माई नेम इज, अब यहाँ पे लगा देते हैं %s, क्योंकि नेम क्या है, अगर आप देखो राजू, राजू क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है ना, तो एक स्ट्रिंग टाइप है इसलिए मैंने लिखा है %s। फिर मैं लिखूंगा माई नेम इज राजू एंड माई रोल नंबर इज लेट्स से %d। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली अब मुझे बताना पड़ेगा कि %s में क्या जगह है। तो %s मतलब कौन सा वेरिएबल है, तो वो नेम है, और %d में क्या है, हमारा रोल है। तो मैंने इस तरह से लिखा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाले को, हाँ ठीक है। इसको सेव, और इसको सेव नहीं करना चाहिए था, बैक करता हूँ, और ये यहाँ पे इसको किया मैंने रन। अब इसको यहाँ पर चेक करते हैं और आप देखोगे माय नेम इज राजू, तो %s की जगह आ गया राजू बिकॉज नेम से इसने फेच किया, और रोल नंबर में आ गया हमारा 12 बिकॉज इसने रोल से यहाँ से फेच किया। एक चीज़ अब आपको और बताता हूँ, प्रिंट एलन और प्रिंट एफ में डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमने देखा था कि प्रिंट एलन क्या कर रहा था, जब भी हम दो कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते थे तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता था वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होता था, राइट। मगर अगर यही चीज़ हम प्रिंट एफ में करेंगे, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप देखना ये दोनों स्टेटमेंट ना एकदम साइड बाई साइड प्रिंट होंगे। ये देखो माई नेम इज माई रोल नंबर इज 12, और उसी के बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा शुरू हो गया। तो ये थोड़ा इशू है प्रिंटफ के साथ, इशू भी नहीं है, मतलब ये इस तरह से ही वर्क करता है, बट आप चाहो तो उसको नेक्स्ट लाइन से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कि अगर ये पहले लाइन पे है तो इसको आप दूसरी लाइन पर नहीं ला सकते, आप ला सकते हो। आपको सिंपली लगाना होगा /n, ठीक है। तो /n लगाने से क्या होगा, ये एक तरह से न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो ये बता देगा कि भाई जैसे ही ये स्टेटमेंट खत्म हो नेक्स्ट लाइन से दूसरा प्रिंट करना, ठीक है। तो अगर इसको अब मैं रन करूंगा, मैंने किया रन, चेक करते हैं, तो आप देखोगे क्या हुआ, माय नेम इज माय रोल नंबर इज 12 और माय नेम इज राजू एंड माय रोल नंबर इज 12। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज करके, है ना, इसका यूज करके आप नेक्स्ट लाइन से चीज़ों को प्रिंट करा सकते हो। ओके गाइस, तो इशू एक्चुअली में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैंने मल्टीपल फाइल्स एक ही फोल्डर में क्रिएट कर लिए। तो मैं अभी वही गो फॉर्म को चेक किया इनके फॉरम पे, तो मैंने देखा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू देम आप एक फोल्डर में एक ही मेन फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो अभी ये मुझे नहीं पता था, तो अभी मैंने ये देखा तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। तो ये VS कोड में मैंने क्या किया था कि मल्टीपल फाइल्स एक ही फोल्डर में बना दिए, इसीलिए ये इशू हो रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हमें हर एक फाइल के लिए, हर एक मेन फंक्शन के लिए एक नया फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से वैसे ही करते हैं। ओके गाइस, सो हम लोगों ने मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिए हैं वैसे, ताकि ये वो वाला इशू हमारा ना रहे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप चेकिंग, कि हम लोग किसी भी वेरिएबल को किस तरह से, मतलब किसी भी वेरिएबल का किस तरह से हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं कि आखिर में वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, और यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स से ओके इक्वल टू राज, और यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर ले लिया रोल, और इसके अंदर मैंने डाल दिया लेट्स से 12, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइट, जस्ट एग्जांपल हाइट, और यहाँ पे मैंने ले लिया 6.1, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब मुझे पता करना है कि भाई ये जो वेरिएबल्स हैं इन सब का डेटा टाइप्स क्या है। अब आप कहोगे ये तो बड़ा ही साफ साफ पता चल रहा है कि इस नेम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, रोल नंबर का डेटा टाइप है 12 और हाइट का डेटा टाइप है 6.1। बट एक्चुअली द थिंग इज कि अभी ये जितना सिंपल लग रहा है ना,
उतना होता नहीं है, मतलब कि डेफिनेटली अभी आपको मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपली दिखा दिया तो आपको कह रहा हूँ कि हाँ ये तो बड़ा इजी है। बट कभी कभी आप जब अपनी प्रोग्रामिंग में फंसोगे, मतलब कि जैसे जैसे आप इसको थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाओगे, तो कभी कभी आप ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, ऐसे फंक्शंस या फिर ऐसी लाइब्रेरीज को देखोगे जहाँ से आपको कोई डेटा मिल रहा होगा, और तब आपको कन्फ्यूजन होगा कि आखिर में ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है इसका डेटा टाइप क्या है। तब वहाँ पे ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी हेल्पफुल होगी। अभी के लिए तो लग सकता है कि ये इतना ज़रूरी ना लगे शायद, मगर आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें अगर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना होता है तो हम सिंपली यूज़ करते हैं m%t को। किसको यूज़ करते हैं? m%t को। कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से मुझे पता करना है डेटा टाइप ऑफ फॉर एग्जांपल नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा m%t और यहाँ पे मैं कॉमा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा नेम। ठीक उसी तरह से मैंने क्या किया, लेट्स से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। देखो मैंने printf यूज़ किया है, तो printf यूज़ किया है तो मुझे न्यू लाइन को यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये चीज़, राइट, एन, नॉट एम बट एन, राइट। अब इसको सेव करते हैं तो इंपोर्ट, और यहाँ पे मुझे इन सारे वेरिएबल्स को यूज़ करना है जो कि है रोल, और यहाँ पे है हमारा हाइट। तो आप देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, मैंने किया, टर्मिनल पे चलते हैं, गो गो रन चेक टाइप डॉट गो। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? गो रन चेक टाइप डॉट गो, द सिस्टम कैन नॉट, ओके आई थिंक मैं गलत फोल्डर में हूँ। तो सोर्स फोल्डर के अंदर मुझे जाना होगा टाइप चेक के अंदर, और अब मुझे रन करना होगा अपनी कमांड को, राइट। तो अब आप देखोगे तो इसने हमें बता दिया नेम का है स्ट्रिंग, रोल नंबर का है डेटा टाइप इंट, और हाइट का है डेटा टाइप फ्लोट। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने जिस चीज़ के बारे में बात की थी वो थे वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जो कि वैरी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, है ना, और इसके अंदर मैंने लिखा है लेट्स से फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने राज, तो ये जो नेम है, ये नेम क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि मैं इसके अंदर की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नेम के अंदर कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू राजेश, ठीक। अब देखो क्या किया मैंने यहाँ पे राज था जो कि पहले पहले नेम के अंदर राज था, अब मैंने क्या किया, राजेश इसके अंदर असाइन कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा fmt.printf, और मैंने यहाँ पे लिया नेम को और इसको मैं रन करता हूँ, गो रन const डॉट गो, तो आप देखोगे इसने हमें राजेश प्रिंट करके दिया, ना कि राज। क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को चेंज कर दिया था, ये एक तरह से वेरी कर दिया था। वेरिएबल की ही तरह, मतलब तरह क्या कहूँ, मतलब वेरिएबल की तरह ही हमारे पास और भी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो जिस तरह से वेरिएबल में चीज़ें आप वेरी कर सकते हो, कांस्टेंट में चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, मतलब आप उसमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये जो नेम मैंने वेरिएबल बनाया था, अगर मैं इसे कांस्टेंट बनाना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा सिंपली इसके सामने कांस्ट। अब मैंने क्योंकि इस नेम को यहाँ पे कांस्टेंट बना दिया है, तो अब मैं ये वाली जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि अब नेम एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट जब कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर की चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो ये हमें एरर देगा। ठीक है, मैंने किया रन, तो आप देखो इसने क्या दिया, एरर। एरर क्यों दे दिया? क्योंकि वही चीज़ ये कह रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉन्स्ट गो 16 सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टिंग इक्वल टू, मतलब कि बेसिकली ये हुआ। ओके सॉरी, एक चीज़ मैंने भी गड़बड़ कर दी है, मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। अब सही है, सॉरी फॉर दैट, वो वेरिएबल के लिए था। अब इसको रन करता हूँ, आप देखोगे अब ये हमें वैसे वहाँ पे ही देखोगे तो एरर दे रहा है, राइट। अब मैं इसको तो यहाँ पे भी, ओके मैंने सेव नहीं किया, सेव कर दिया, अब मैं रन करता हूँ। तो आप देखो लिख के आ रहा है कैन नॉट असाइन टू नेम। क्यों? क्योंकि नेम इज अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल। तो अगर आपको किसी भी चीज को कांस्टेंट बनाना है, सिंपली आपको उसके सामने कॉन्स्ट लिख देना है। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मगर कांस्टेंट की जरूरत क्या है, मतलब वेरिएबल तो बढ़िया चल रहा था काम, वेरिएबल में आराम से वैल्यूज को भी चेंज कर सकते थे, तो कांस्टेंट हम क्यों बनाएंगे? तो कांस्टेंट हम तब बनाते हैं जब हमें पता होता है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट से एरिया ऑफ सर्किल निकालना है,
तो इन सारी चीज़ों को भी कमेंट आउट कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, पाई इंटू आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। अब जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हो तो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, बस इतना देख लो, पाई इंटू आर, ठीक है। तो पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है। वो क्या होती है? वो होती है 3.14। तो अब ये जो 3.14 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट पाई, एक पाई ले लें और उसको कांस्टेंट बना के इसके अंदर हम लोग देंगे 3.14, ताकि जब भी प्रोग्राम में हमें इस पाई का यूज करना हो तो उसकी वैल्यू कोई चेंज ना कर सके, हम सिर्फ और सिर्फ इसी वाले 3.14 वाली वैल्यू को ही बार बार यूज करें। तो इसीलिए बेसिकली आप यूज करते हो कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये होता है यूज ऑफ कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट को मल्टीपल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे कांस्टेंट एक साथ डिक्लेयर करने हैं, तो उसके लिए क्या है, तो हमें सिंपली लिखना होता है कॉन्स्ट, उसके बाद लेट्स से ए कॉमा बी, लेट्स से ये इंट टाइप के हैं, तो बस मुझे यहाँ पे लिख देना होगा 4,5। तो इस तरह से आप मल्टीपल कांस्टेंट एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक उसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने लिखा कॉन्स्ट ब्रैकेट्स, तो थोड़ा बहुत ही वेरिएबल सही रिजेंबल कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने लिखा यहाँ पे सी, और सी के अंदर मैंने लिख दिया 2, और कॉमन लगाएंगे, सॉरी, डी, इसके अंदर 3, और यहाँ पे लिया एफ, और इसके अंदर लिख दिया मैंने 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को भी एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे एरर देखें क्या आ रहा है, एफएमटी पैकेज अच्छा हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कॉन्स्टेंट को यूज़ करते हैं। तो ये बात करते हैं लूप की गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो लूप बनाना बहुत ही सिंपल है हमारी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जिस तरह से आप अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप बनाते आ रहे थे, राइट, फॉर लूप, उसी तरह से यहाँ पे ही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट चलता है। तो सिंपली हमें यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना होता है फॉर, उसके बाद हमारे वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना होगा। लेट्स से मैंने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉरी, इक्वल टू 0, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद कि हमें किस पर्टिकुलर, मतलब क्या हमारी कंडीशन होगी जिस पे ये लूप जो होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक कंडीशन लगाई, आई शुड बी लेस देन 10, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, आई प्लस प्लस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगा कर्ली ब्रेसेस। सिंपली इसी तरह से आप लूप क्रिएट करते हो। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है लूप क्यों होता है, भाई मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को, कि लूप का सिंपली काम ये होता है कि हमें अगर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो हम लोग वो लूप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, या फिर 0 से लेके 9 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे एफ एम टी प्रिंट एल एन 0, पहली बार प्रिंट ये किया, फिर एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन 1, और इस तरह से आप क्या करोगे, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू को प्रिंट करोगे, जो कि आप खुद देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई 1000 वैल्यूज़ तक को प्रिंट करना है, तब तो क्या एक एक करके ऐसे प्रिंट करोगे, नहीं ना। तो उसी लिए हम लोग बेसिकली लूप्स का यूज़ करते हैं, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया है, फिर हम लोग एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या आई लेस देन 10 है। अगर आई लेस देन 10 है तब तो इस लूप के अंदर एंटर करो, अगर आई लेस देन 10 नहीं है तो इस लूप के अंदर एंटर मत करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेट्स का एफ एम टी डॉट प्रिंट, सॉरी फॉर दैट, प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट कराया, ठीक है, मैंने इस तरह से किया। तो अगर मैं इस लूप को चलाऊंगा तो देखना क्या होगा, ठीक है। पहले मैं के सी डी कर लेता हूँ लूप वाले फोल्डर के अंदर, सी डी लूप्स, राइट। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि सब कुछ सही रहे। अब यहाँ पे लेट से मैंने रन किया अपने प्रोग्राम को, तो मैंने लिखा गो रन लूप डॉट गो, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, राइट। तो ये कैसे हो पाया, ये बिकॉज ऑफ लूप हो पाया। तो पहले क्या हुआ, मैं थोड़ा सा अगर आपको एक आइडिया देना चाहूँ, तो पहले आई इक्वल टू 0 पे पहले देखा भाई आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे गया, उसने कहा भाई आई क्या लेस देन 10 हो, तो बिल्कुल है, 0 लेस देन 10 तो है ही, तो वो लूप के अंदर चला गया और उसने क्या किया, 0 को प्रिंट किया। फिर क्या होता है, फिर वो यहाँ पे नहीं जाता है, फिर वो यहाँ पे जाता है आई प्लस प्लस के पास, कहता है कि भाई ठीक है, पहले वो कहाँ पे गया था, पहले वो यहाँ से शुरुआत हुई थी, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, यहाँ पे आया। अब वो जब यहाँ पे आ जाता है तो इसके बाद ही जाता है आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, आई की वैल्यू 1 हो जाती है, और फिर चेक किया जाता है कि क्या 1 लेस देन 10 है। अगर 1 लेस देन 10 है तो प्रिंट कर दो। फिर जब यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ फिर ये ऊपर जाता है, तो कहता है कि क्या भाई अब इसको 1 को 2 कर दो क्योंकि आई प्लस प्लस,
तो ये 2 हो गया। फिर क्या 2 लेस देन 10 है? बिल्कुल है, तो उस 2 को प्रिंट कर दो। तो जस्ट लाइक एनी अदर लूप, जस्ट लाइक एनी अदर फॉर लूप जो आपने अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखे थे, ठीक उसी तरह से गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लूप्स का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ओके गाइस, सो अब बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। अब जिन्होंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उनके लिए थोड़ा बहुत ही कॉमन टॉपिक होगा ये, बट ठीक है, तब भी हम लोग गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेफरेंस से समझेंगे कि आखिर में कौन कौन से डेटा टाइप्स हमें गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहला डेटा टाइप जो है वो है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप है? जो अभी तक आप इंटीजर्स को यूज़ कर रहे थे, राइट, इंट वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे थे, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा साइन इंटीजर और एक होता है हमारा अनसाइन इंटीजर। साइन इंटीजर क्या है? साइन इंटीजर के नाम से पता चल रहा है जहां पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को यूज कर सकते हो, दोनों इंटीजर्स को यूज कर सकते हो, मतलब आप -1 -2 0 1 2 सब यूज कर सकते हो। अनसाइन इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का यूज कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस तरह की वैल्यूज को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यूज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करें साइन इंटीजर की, तो एग्जांपल अगर हम देखें साइन इंटीजर का, तो int 8 एक साइन इंटीजर है और अनसाइन इंटीजर में uint 8 एक अनसाइन इंटीजर है। अब ये 8 क्या है ना, ये मन में आ रहा होगा कि 8 क्या है, यहाँ पे भी 8 लिखा है, यहाँ पे भी 8 लिखा है। तो बेसिकली 8 बिट्स बताती है कि इस int 8 की कितनी रेंज है। अभी इसका भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या मतलब है, बट अभी के लिए अपना समझ लीजिए कि ये बेसिकली हमें बताती है कि हमारा ये जो int 8 वाला वेरिएबल है, लेट्स से मैंने लिखा int 8 और एक कोई वेरिएबल है, ठीक है, var int 8 ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो ये जो वेरिएबल हमारी वैल्यूज को होल्ड करेगा वो कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, यही बेसिकली साइन मतलब ये 8 बिट्स बता रही है। 8 बेसिकली यहाँ पे बिट्स हैं और इसके थ्रू हम लोग एक वेरिएबल की कितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की ये जज करते हैं। अभी ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझ जाएंगे। उसी तरह से साइन इंटीजर में int 16 होता है, इसमें 16 होता है, इसमें 32 होता है, इसमें भी 32 होता है, 64 होता है और ये 64 होता है, मतलब ये सारी रेंजेस आपके पास पॉसिबल होती हैं। अब रेंजेस क्या है इसको समझते हैं। तो जब मैं लिखता हूं uint8, जब मैंने लिखा int8, तो int8 वाले जो भी वेरिएबल आप बनाओगे, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ -128 से +127 तक की वैल्यूज को ही ले सकता है, मतलब इतनी ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अगर आपने लेट से int8 के साथ आपने int8 का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें आपने लेट से 129 रख दिया, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसकी रेंज में नहीं है, और अगर थोड़ा हिंदी वाली भाषा में बोले तो उसकी औकात में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। uint8 की बात करें तो uint8 में क्या है, uint8 कहता है भाई कि ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को होल्ड करता है, तो ये कहता है कि मैं 0 से लेकर 255 तक की सारी वैल्यूज होल्ड कर लूंगा। 256 आएगा नहीं होल्ड कर पाऊंगा, -1 आएगा मैं नहीं होल्ड कर पाऊंगा। ठीक उसी तरह से हमारे पास होता है int16। अब int16 क्या कहता है कि भाई मैं इतनी बड़ी वैल्यूज को होल्ड कर पाऊंगा, और uint16 कहता है मैं इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को होल्ड कर पाऊंगा। तो अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज को इस बिट्स ने बढ़ा दिया। अब बहुत से लोगों के मन में होगा कि आखिर में ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन सा कितनी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है ये, जहाँ पे -2⁻9 n-1, n क्या है, n आपकी ये बिट्स होती है, तो आप लिखो -2, 2 की पावर हो गई यहाँ पे क्योंकि 8 - 1, राइट, तो होगी -2⁻7, और -2�7 अगर आप निकालोगे तो आप देखोगे ये वो होता है 128। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2⁻7 -1, ये -1 देखो बाहर है, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होना, ये जो ब्रैकेट के अंदर n-1 हो रहा है ये अलग है। तो मतलब मैंने जब लिखा 8 तो 8 - 1, तो 8 - 1 7 हो गया, राइट, तो 2⁻7 और फिर मैंने -1 किया, तो हमने देखा ही था 2⁻7 क्या होता है, 128 होता है। 128 में से -1 कर दो तो क्या आएगा, 127 आएगा। तो इस तरह से, ठीक उसी तरह से जब आप uint की बात करते हो तो उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज ये होती हैं 0 to 2⁻9, 9 कह रहा हूँ बार बार, n-1, मतलब कि 2⁸ और -1, 2⁸ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 256 होता है, 256 -1 करोगे तो वो 255 होता है। तो इस तरह से ही न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपकी वैल्यूज को मतलब इस तरह से ही आप अपने न्यूमेरिक डेटा टाइप की वैल्यूज की रेंज कैलकुलेट करते हो। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स भी करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बार आई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट से आई, मतलब वेरिएबल का नाम कुछ और लेते हैं, लेट से मैंने वेरिएबल का नाम लिया, नेम नहीं लेते, रोल नंबर, ठीक है। और मैंने कहा भाई ये जो रोल नंबर वाला वेरिएबल है ना, सिर्फ और सिर्फ int8 मतलब इतनी ही वैल्यूज को होल्ड कर पाएगा, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ -128 टू +127 तक की वैल्यूज को होल्ड कर पाएगा।
ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 127 लिखूंगा तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, आप देखोगे कोई इशू नहीं है। fmt.printf और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल, मैंने किया सेव, मैंने लिखा गो। ओके, मैं दूसरे फोल्डर में हूँ, मुझे इस फोल्डर से बाहर आ जाना चाहिए पहले तो। ओके, cd, और अब मैं जाऊँगा cd डेटा टाइप्स वाले फोल्डर में, है ना। ठीक है, क्लियर कर देते हैं ये सब। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली लिखूंगा गो रन, और यहाँ पे मैंने लिखा डेटा टाइप्स डॉट गो। यहाँ पे रोल में एरर क्यों आ रहा है, कैन नॉट यूज रोल एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके ओके, आई थिंक ये कन्वेंशन की वजह से इशू आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं रोल, सॉरी मैं देखो प्रिंट एफ का यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैंने कहा ये क्यों हो रहा है। प्रिंट एफ नहीं, यहाँ पे मुझे प्रिंट एलन यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए, तो इससे डायरेक्टली हो जाए, वरना फिर मुझे वो सब यूज़ करना पड़ेगा। क्या नाम है आपके नोटिफायर्स को। तो आप देखते हो फ्रंट दिखता है क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 127 प्रिंट हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे लेट से 128 कर दूँ तो आप देखोगे कंपाइलर ने हमें पहले से एरर दे दिया है कि 128 आप इसमें होल्ड नहीं करा सकते, बिकॉज इसकी रेंज जो है वो क्या है, उसकी रेंज है -128 टू 127, राइट। तो इसीलिए हमें एरर दे रहा है। तो ये तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक उसी की तरह हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, इसको मैंने किया कमेंट। और दूसरा डेटा टाइप हमारा होता है फ्लोट, है ना। फ्लोट डेटा टाइप का क्या मतलब है, फ्लोट डेटा टाइप का मतलब है जिसमें कि हम लोग अपने डेसिमल नंबर्स को होल्ड करा सकें। तो मैंने लिखा लेट्स से वार, फिर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया लेट्स से हाइट, और मैं यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा फ्लोट 64। और फ्लोट जो है वो 64 और 128 के फॉर्मेट में होता है, याद रखना। अच्छा, 64 और 128 के फॉर्मेट में जरूर होता है, मगर उसका रेंज कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये जो फ्लोट होता है ये थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो करता है। तो इस पर हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक इस कोर्स के आउट ऑफ दी स्कोप ही है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट 64 और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू डाल दी डेसिमल में 1.2, और मैं इसको करता हूँ प्रिंट, तो fmt.println, और यहाँ पे मैंने ले लिया हाइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको भी रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 1.2 प्रिंट हो गया। थर्ड डेटा टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास स्ट्रिंग, राइट। हम लोगों ने देखा ये स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो वार, मैंने लिखा हाइट, हाइट नहीं लेते हैं यहाँ पे, कुछ और लेते हैं नेम, और यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो बस इस तरह से आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हो। और स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमेशा याद रखना होता है कि हम लोग हमेशा डबल कोट्स के बीच में ही अपनी स्ट्रिंग को लिखते हैं। ठीक है, तो लेट से मैंने लिख दिया हाई हाउ आर यू, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, और इस तरह से मैंने क्या किया, अच्छा मैंने नेम लिखा ना, कोई बात नहीं, चल ठीक है, चलता है fmt.println, और मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट करा दी। तो ये यहाँ पे मैं रन करता हूँ। और दूसरा डेटा टाइप है हमारा बोल्ड डेटा टाइप। अब ये बोल्ड डेटा टाइप बहुत सारे हमको वैसे ही पता होगा, जो कि या तो वैल्यू ट्रू ले सकता है या तो फॉल्स। मतलब आप इस डेटा टाइप में या तो ट्रू ले सकते हो या तो फॉल्स ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वार, मैंने कहा वैल्यू, और मैंने इसको बना दिया बोल्ड टाइप का। तो अब इस वेरिएबल के अंदर या तो मैं ट्रू लिखूं, सॉरी नॉट दिस, कैपिटल में नहीं होगा, हाँ, या तो मैं ट्रू लिखूं या तो मैं फॉल्स लिखूं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल्ड डेटा टाइप को यूज करते हैं। इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने वैल्यू को प्रिंट किया, मैंने सेव रन डेटा टाइप्स डॉट गो, और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फॉल्स प्रिंट हो गया। तो इसमें या तो वैल्यू आप ट्रू ले सकते हो या तो फिर फॉल्स ले सकते हो। तो इसी तरह से हमारे पास और भी डेटा टाइप्स हैं, बट उन डेटा टाइप्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी हम लोग थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे। एरे डेटा टाइप्स हो गया, स्लाइस डेटा टाइप हो गया, मैपिंग हो गया, स्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरह के डेटा टाइप्स हम लोग एक एक करके एक सीक्वेंस वाइज वीडियो में लेंगे, ताकि क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप्स हैं, थोड़े मतलब अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं, तो उनको हम लोग उस तरह से ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एरे डेटा टाइप से।
ओके गाइस, सो अब बात करते हैं एरेज के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि एरे कैसे होती है। एरे हमारे एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि होमोजीनियस एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, या फिर ऐसे एलिमेंट्स मैं कहूँ जिनका डेटा टाइप सेम होता है, राइट। तो एरे को हम लोग किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सिंपली लिखना होगा अपने वेरिएबल का नाम, कॉलन इक्वल टू, उसके बाद आपको बताना होगा ब्रैकेट्स में कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी एरे कंसिस्ट करेगी। तो यही डिफरेंस भी होता है हमारे एरे और स्लाइसेस में, कि एरे में हमें बताना पड़ता है कि हम कितने एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं 5 एलिमेंट्स यूज करने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा 5। और उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा डेटा टाइप ऑफ माई एरे, जो कि है लेट्स से इंट। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लिखनी है, राइट, क्योंकि ये आईएनडी टाइप की एरे है। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, और इस तरह से हम लोग अपनी एरे को क्रिएट करते हैं। अब अगर इसको लेट से मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैंने एरे को प्रिंट करा देता हूँ। एक बार इसको चेक करते हैं, गो रन एरे डॉट गो। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे एरे के एलिमेंट सारे प्रिंट हो गए। ठीक उसी तरह से अगर लेट से मुझे किसी एरे एलिमेंट को चेंज करना है, लेट से मुझे अभी ए आर आर फॉर एग्जाम्पल 0th इंडेक्स पे चाहिए 10। तो 0th इंडेक्स क्यों, क्योंकि भाई एरे में हमेशा इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0th से शुरू होती है, राइट। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, सॉरी 0 1 2 3 4, ओके 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब 5 इंडेक्सेस हैं जीरो से जो शुरू हो रहे हैं, राइट, और 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, और अगर अभी मैं अपनी एरे को प्रिंट करूंगा, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, और इसको अब रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि अब हमारा जो पहला एलिमेंट है, जो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है, वो 10 हो जाएगा, राइट। तो आइए अब लूप के थ्रू जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट करा के देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, फॉर लूप का यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, उसके बाद मैं इनिशलाइज करूंगा आई को इक्वल टू 0, ठीक है, 0 सेमी कॉलन आई लेस देन। अब ये लूप मैं कितनी बार चलाना चाहता हूँ, लेट से मैं ये लूप 5 बार चलाना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा एलियन ए आर आर। तो ये एलियन ए आर आर क्या करेगा, एलियन ए आर आर हमें अपनी लेंथ ऑफ एरे बता देगा। तो यहाँ पे हमारी लेंथ ऑफ एरे 5 है, तो एलियन फंक्शन का यूज़ करके हमें लेंथ का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और सिंपली मैं इसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एलियन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए आर आर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, और इसके थ्रू मैं अपने एरे को यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, और आप देखोगे कि हमारे सारे एलिमेंट्स एरे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये 10 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से लूप्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे स्लाइस की, कि स्लाइस डेटा टाइप एरे में किस तरह से वर्क करता है, और स्लाइस और एरे में क्या डिफरेंस है। तो स्लाइस और एरे में एक सिंपल से ही डिफरेंस है कि आपकी जो स्लाइस डेटा टाइप होती है, इसमें आपको बताना नहीं पड़ता कि आप कितने एलिमेंट्स इसमें रखना चाहते हो, जबकि एरे में आपको बताना पड़ता है कि आप इसमें कितने एलिमेंट्स रखना चाहते हो। और यहाँ पे अगर मुझे लेट से कोई स्लाइस अपना क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूंगा लेट से एस एल आई, ठीक है, एक हमने मतलब वेरिएबल नेम इक्वल टू, और यहाँ पे ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट से मुझे नहीं बताना कि कितने एलिमेंट्स हैं, बस मुझे ये बताना होगा कि कौन सा डेटा टाइप है मेरी स्लाइस का। मैं लिखूंगा आई एन टी, और इसके बाद मैं यहाँ पे 1 2 3, लेट से मैंने कहा मैं 3 एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एफ एम टी का यूज़ करके इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, एफ एम टी प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैंने किया स्लाइस को प्रिंट। और इसको एक बार रन करते हैं। ओके, यहाँ से मैं सी डी कर लेता हूँ, और अब मैं सी डी कर लेता हूँ अपनी स्लाइस वाले फोल्डर में, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ गो रन स्लाइस डॉट गो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 यहाँ पे हमारे प्रिंट हो गए। तो अब सही बात है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। तो सही में डिफरेंस ऐसा कुछ बहुत मतलब डिफरेंस है डेफिनेटली। यहाँ पे ये है कि भाई आपको यहाँ पे बताना नहीं पड़ा कि कितने एलिमेंट्स आपको रखने हैं, आप जितने चाहे उतने एलिमेंट्स रख सकते हो। बट हाँ, कंपैरिजन टू एरे यही एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे लेट से कोई एरे एलिमेंट, मतलब एरे कह रहा हूँ, स्लाइस से कोई एलिमेंट को चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा स्लाइस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, और लेट से मैं यहाँ पे चाहता हूँ 2, और लेट से 20। ओके, और मैं फिर सिंपली इसको प्रिंट करा देता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं। तो आप देखोगे अब हमारे जो 0th वाला इंडेक्स है उस पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
और आप अपनी चाहे तो स्लाइस में एलिमेंट्स को अपेंड भी कर सकते हो। अपेंड करने का मतलब ये है कि आप इसमें, जैसे एरे में तो हम लोग डायरेक्टली अपेंड नहीं कर पा रहे थे एलिमेंट्स को, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते थे, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल स्लाइस 1 और कॉलन इक्वल टू, और इसके बाद मैंने लिखा अपेंड, और अपेंड के बाद मैंने लगा दिया स्लाइस। ओके, मतलब ये हम लोगों ने जो स्लाइस वाला अपना पहले बनाया था, और लेट से मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूँ 100 को। ठीक है, ओके, इसको सेव करते हैं और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो fmt.print ln, यहाँ पे मैं स्लाइस को प्रिंट करा देता हूँ और स्लाइस 1 को भी प्रिंट कराता हूँ, ताकि एक चीज़ भी आपको बता सकूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके एस नहीं होगा, ठीक है, प्रिंट ln, राइट, और इसको यहाँ सभी के लिए वो कर देते हैं, सही है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत वाली ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे मैंने डेफिनेटली 100 को अपेंड किया, मगर जो 100 अपेंड हुआ उसकी वजह से हमें एक नई स्लाइस मिली जिसका नाम है स्लाइस 1, और इसी वजह से जब हमने स्लाइस और स्लाइस 1 दोनों को प्रिंट किया तो स्लाइस अभी भी 22 और 3 को ही कंसिस्ट करती है, राइट, बिकॉज हमने यहाँ पे 20 को इंडेक्स किया था, राइट, मतलब चेंज किया था उसमें वैल्यू। बट जो स्लाइस 1 है उसमें आपको एक नया एलिमेंट 100 करके मिलता है। मतलब कि जब भी आप अपेंड यूज करोगे तो अपेंड फंक्शन आपको हमेशा एक नई स्लाइस क्रिएट करके देगा, और उस स्लाइस में ही आपकी वैल्यू अपेंड होगी, ना कि आपकी पुरानी स्लाइस में। ठीक है, और आप चाहे स्लाइस का यूज मतलब अपेंड का यूज करके जितने चाहे उतने एलिमेंट्स अपने मतलब स्लाइस में ऐड कर सकते हो। लेट्स से अभी मैं स्लाइस 1 में और एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे नहीं करता हूँ ना, कन्फ्यूजन होगा, एक नई स्लाइस बनाते हैं। लेट्स से मैं बनाता हूँ एक स्लाइस 2 और इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पे मैं अपेंड, और यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट्स से फॉर ओके, ये बार बार क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्लाइस 1 को जिसमें पहले से ही 100 मौजूद है, और मैं यहाँ पे लेट्स से 200, 300 और 400, ये सब बताओ भाई। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ अपने प्रिंट ln से स्लाइस 2 को। ठीक है, तो अगर मैं स्लाइस 2 को प्रिंट कराऊंगा आपके सामने, ऐसा करता हूँ स्लाइस को भी प्रिंट करा देता हूँ, स्लाइस 1 को भी प्रिंट करा देता हूँ, और इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको एक बार रन करते हैं तो आप देखोगे कि मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे स्लाइस 1 में आ गए, 22, 300, 200, 300 एंड 400। तो इस तरह से आप मल्टीपल एलिमेंट्स भी अपने स्लाइसेस में अपेंड करा सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए सिंपली जैसे अभी तक हम लोग एरे को डिक्लेयर कर, अरे एरे कह रहा हूँ, मतलब अभी तक जिस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते आए थे वैसे ही करेंगे। तो लेट्स से अगर मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है तो मैं ऐसे लिखूंगा वार, उसके बाद अपने वेरिएबल स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम एक्चुअली, तो मैंने लिखा str, और लेट्स से मैं इसको स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा ये। और जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करोगे तो याद रखना उसको डबल कोट्स के अंदर करना रहेगा। तो लेट्स से मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्ट्रिंग तैयार हो गई है जो कि str में है। अब इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सिंपली fmt प्रिंट ln str, और इसके मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। अच्छा, ये पुरानी चीज़ों को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं लिखूँगा गो रन स्ट्रिंग डॉट गो। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया आई थिंक, द सिस्टम ओके, आई थिंक मैं स्लाइसेस फोल्डर में हूँ, तो मैं इसको करता हूँ cd इंटू स्ट्रिंग, ओके cd इंटू स्ट्रिंग्स आई थिंक, राइट, क्लियर कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, क्लियर, ओके, बहुत बार गड़बड़ कर दी। ठीक है, गो रन, और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग डॉट गो, और इसके थ्रू आप देखोगे कि हमारी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगी। अब गो हमें कैपेबिलिटी ये भी देती है कि हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे कि str है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, ठीक है, और प्लस के बाद मैं डबल कोट्स के अंदर लेट्स से लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड माय नेम इज क्षितिज। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। तो आप देखोगे कि str जो कि हेलो वर्ल्ड है उसी के साथ कॉन्कैटिनेट करके एक माय नेम इज क्षितिज स्ट्रिंग भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने किया है तो आप लोग सोचोगे कि ये एक ही साथ प्रिंट हो रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि मैं यहाँ पे ही वाली स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं मतलब उसी में प्रिंट करा रहा हूँ, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ प्लस
और यहाँ पे मैंने लिखा माय नेम इज क्षितिज। अब इसको रन कराते हैं, देखना आप क्या हो। तो ये देखा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे क्योंकि भाई देखो ध्यान देना, हेलो वर्ल्ड की बात तो कोई स्पेस तो है नहीं, इसी वजह से ये क्या हुआ एकदम चिपके हुए आ रहे हैं। अगर लेट से मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा और अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखना दोनों स्ट्रिंग फिर थोड़ी स्पेसेस के साथ आई। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड माय नेम इज क्षितिज। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग जो होती है, हमारी जो स्ट्रिंग होती है, जब वो मेमोरी में स्टोर होती है तो वो भी इन अ फॉर्म ऑफ एरे होती है। बट ये जो एरे होती है वो एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक इम्यूटेबल टाइप की एरे है, मतलब कि उसमें आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, राइट, इसको हटाते हैं, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये जो एच वैल्यू है, ये जो एच वैल्यू है ये स्टोर हुई होगी 0th इंडेक्स पे, ठीक है, सो कमेंट करके। तो ये एच वैल्यू स्टोर कहाँ हुई होगी, 0th इंडेक्स पे होगी आपकी एच, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे आपकी होगी ई, ये ई, और सेकेंड इंडेक्स पे इसी तरह से भी, मतलब आपके सेकेंड इंडेक्स पे होगी एल, और ये सो ऑन चलता रहेगा। मतलब कि 0th पे एच, फर्स्ट पे ई, सेकेंड पे एल, थर्ड पे एल, एंड फोर्थ पे 0, फिर ये स्पेस भी होगी, स्पेस फिफ्थ पे हो गई, और इसी तरह से 6, 7, 8, 9 इस तरह से होगा। और इस चीज़ को हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है str0। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे, अच्छा एक्चुअली में एक चीज़ और भी, कि यहाँ पे ज़रूर से 1840 आ रहा है, एक्चुअली में ये एच की ही आस की वैल्यू है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना था, कि यहाँ पे जो str0 जब मैंने किया तो एच की एक आस की वैल्यू है, और एच की आस की वैल्यू ही आपको यहाँ पे प्रिंट होकर दिख रही है। अब इस चीज़ को हम लोग चल के देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुका हूँ आज की टेबल पे, और यहाँ पे आज की टेबल पे आप देखोगे तो हमारा एच की जो आज की वैल्यू है वो क्या है, 104 है, ठीक है। अब क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, str0 लेट से मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम, क्या ये मैं कर सकता हूँ, तो आप देखोगे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो एम क्यू एन, ओके ठीक है, मैं यहाँ पे ये लगाना पड़ गया, अब सही। अब देखोगे आप तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एरर दे रहा है, कैन नॉट असाइन टू str0 एज आई सेड, राइट, कि आप एक तरह से इसको समझ सकते हो कि एक इम्यूटेबल एरे है जहाँ पे आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि भाई यहाँ पे तो आज की वैल्यू स्टोर हुई, तो क्या यहाँ पे आज की वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा 103, तब भी आप देखोगे कि मैं आज की वैल्यू भी स्टोर नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं str को इक्वल टू लगा के यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, माई नेम इज क्षितिज, दिस इज गुड, राइट, आप ये कर सकते हो। बट आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं str0 की या str1 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज कर दूं, ये नहीं हो सकता। आप पूरी पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो। अब ये मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे करूंगा fmt डॉट प्रिंट ln str, तो आप देखना क्या हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो रन, और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग डॉट गो, ओके सॉरी, ओके अब सही है। तो आप देखोगे माय नेम इज क्षितिज आ गया, और ऊपर वाले में 104, बिकॉज पहले हमारे str में क्या था, हेलो वर्ल्ड था, और उसके बाद हमारे str में क्या आ गया, माय नेम इज क्षितिज आ गया। अब इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हो। स्लाइसिंग इन द सेंस, लेट से मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए। लेट से मुझे इंडेक्स फॉर एग्जांपल सेकेंड इंडेक्स से, जो माय नेम इज क्षितिज है, क्योंकि अभी हम लोग के str में यही है, राइट, तो ये 0, 1, 2 मतलब ये स्पेस हो गया। तो यहाँ से लेके लेट से मुझे यहाँ ई तक की वैल्यू चाहिए, एम तक की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो क्या है, 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, राइट। मुझे m तक की वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे 6 देना होगा। मतलब कि ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज प्रिंट कर देगा। मतलब कि इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू होगी वो 3, 4 एंड 5, 6 नहीं करेगा, 6 को ये छोड़ देगा, 2, 3 और 4, 5 कर देगा। इसको भी हम लोग रन करके भी दिखा देता हूँ मैं, देखना। तो ये देखो यहाँ पे स्पेस आ गया है, फिर उसके बाद एन ए और एम आ गया है। तो ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग में। एक तरह से आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो अपनी स्ट्रिंग को, राइट, और उस पर्टिकुलर मतलब जितनी आपको काटने के बाद स्ट्रिंग चाहिए आप उतनी ही ले रहे हो। डेफिनेटली आप स्ट्रिंग को इस तरह से भी लेट से इनिशलाइज कर सकते हो। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा str, यहाँ पे इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया str नहीं लूँगा, लेट से कोई और वैल्यू लेता हूँ। लेट से मैंने लिखा सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस, और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने ले लिया हाय हाय, डन। ओके, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ओके ठीक है, अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है तो ये एरर आ रहा है, तो मतलब इसको यहाँ पे वो कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो।
ठीक है, स्ट्रिंग के केस में। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं हम लोग मैपिंग के बारे में कि मैपिंग क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने एरे के बारे में पढ़ा, स्लाइस के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि एरे और स्लाइस में क्या डिफरेंस होता है। कि एरे में भाई आप फिक्स नंबर ऑफ डेटा रख सकते हो, स्लाइस में आप डायनेमिकली ऐड भी कर सकते हो। मतलब आपको कोई फिक्स आपको बताना नहीं पड़ता कि कितने की आपकी जो आप स्लाइस बना रहे हो कितने एलिमेंट्स कंसिस्ट करेगी। अब ये मैपिंग भी एक नई चीज़ है। मैपिंग भी कुछ अगर आप देखोगे तो आपको एरे की तरह ही दिखेगी, आपको स्लाइस की तरह ही दिखेगी। तो पहले एक बार उसको डिक्लेयर करते हैं। तो लेट्स से मैंने लिखा पीपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिए, लेट्स से मैंने कहा मैप, और यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई कि लेट्स से इनकी कोई आईडी है, तो या फिर मैं कहता हूँ नेम है, तो नेम को मैं एसोसिएट कर देता हूँ इनकी लेट्स से हाइट के साथ फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग। तो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं अपनी मैपिंग की भाषा में की, ठीक है। ये होती है हमारी की। इसके बाद लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी हाइट, तो लेट्स से मैंने इनका INT और मैंने यहाँ पे लिख दिया कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हमारी मैपिंग तैयार होगी। अब मुझे मैपिंग में कोई वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा पीपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैंने लिखा भाई मेरी हाइट लेट से मैंने कहा क्षितिज, और मेरी हाइट है इस समय 6 फीट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6। ओके 6 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एरे की तरह ही लग रही है और स्लाइस की तरह ही लग रही है, राइट। जहाँ पे मैं जो मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहा हूँ तो जस्ट लाइक एरे, जस्ट लाइक स्लाइस ही है। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लगा दी है। डेफिनेटली अगर मैं इसकी INT की ही की बनाता तो आपको कोई भी मतलब तब आपको लगता है कि ये एकदम एरे ही है, राइट, या फिर ये एकदम स्लाइस ही है। तो आइए अब समझते हैं कि मैपिंग और एरे में डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं एरे की, तो एरे में क्या होता है, लेट्स से मैंने कोई एरे बनाई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले मैं एक पेन सेलेक्ट कर लूँ, मैंने एक एरे बनाई और उसमें मैंने कहा भाई इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो 10 एलिमेंट्स वाली एरे है ना, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेमोरी में एक तरह से मैं 10 स्लॉट्स को एक तरह से रिजर्व कर दे रहा हूँ। तो ये एरे के केस में होगा 0 1 2 से लेके 9 तक। और मेमोरी में ये जो एलिमेंट्स हैं आप देखोगे ये लीनियरली स्टोर है, मतलब एक के बाद एक स्टोर है एक चीज। और इसी को कहा जाता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, मतलब कि लगातार जिसमें कि मेमोरी एलोकेट की जा रही हो। तो ये एरे की बात है। हो सकता है कि मैं एरे में सिर्फ एक एलिमेंट ही स्टोर करना चाहता हूं, मगर क्योंकि मैंने एरे 10 एलिमेंट्स की बनाई है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक तरह से क्या कर रहा हूं, मैं 10 एलिमेंट्स की पहले से ही जगह को रिजर्व कर ले रहा हूं। मतलब एक तरह से मैं मेमोरी को वेस्ट कर रहा हूं अगर मैंने सही में 10 स्लॉट्स यूज नहीं किए तो। मैपिंग के केस में क्या होता है, मैपिंग के केस में जो आपके ये जो डेटा होता है, जैसे एरे में अगर आप देखोगे तो ये कंटीजियस फॉर्म में है, राइट। मगर मैपिंग के केस में ऐसे नहीं होता। मैपिंग में हो सकता है कि आपका एक डेटा यहाँ पे है, एक डेटा मेमोरी के यहाँ पे है, एक डेटा मेमोरी में यहाँ पे है, और एक डेटा मेमोरी में यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखोगे तो कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है, जबकि एरे में इंडेक्स वैल्यू होती है। 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इस तरह से। मगर मेमोरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखो क्षितिज इक्वल टू 6 लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्षितिज, और मेमोरी में कहीं पे 6 स्टोर हुआ होगा। लेट से मैंने कोई और मैपिंग बनाई होती, लेट से मैंने बनाई होती राकेश, और यहाँ पे मैंने लिखा 5, तो ये कहीं और मेमोरी में, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे कोई कनेक्शन नहीं है। मगर इसमें क्या है कि ये लगातार मेमोरी का एक एलोकेशन है। यही डिफरेंस होता है आपकी मैपिंग और एरे में। एरे में एक चीज़ ये भी है कि अगर आप मैपिंग की बात करो तो मैपिंग में क्या है कि यहाँ पे डिक्शनरी की रूल यूज होता है, हैशिंग का यूज किया जाता है। अब ये हैशिंग जो चीज़ है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये आउट ऑफ द स्कोप है, ठीक है, कोर्स के। तो आप अगर हैशिंग को थोड़ा सर्च करोगे डिक्शनरी को, या फिर जिन्होंने पाइथन में डिक्शनरी पढ़ी है अगर उनको उसके बारे में पता है तो आप समझ जाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर इतना भी समझ गए हो कि यहाँ पे मेमोरी में ये जो मैप है, मैप में लगातार मतलब मैप में जो मेमोरी एलोकेशन है वो लगातार नहीं होता, कंटीजियस नहीं होता, वहीं एरे के केस में ये कंटीजियस होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है आपके मैपिंग में और आपकी एरे में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैपिंग में वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक और मैपिंग बनाई स्टूडेंट्स नाम की, और यहाँ पे मैंने लिखा मैप, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट से, अब वही मैं लेट से इस वाले लेता हूँ INT, मतलब रोल नंबर ले लेंगे। इस बार कीज़ को रोल नंबर ले लेते हैं, और लेट से स्ट्रिंग ले लेते हैं अपने जो नेम्स हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा 1, और यहाँ पे मैंने लेट से एसोसिएट कर दिया क्षितिज, ठीक है, और कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे लिया लेट से 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लेट से ले लिया राकेश। तो इस तरह से भी मैं मैपिंग को बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कॉमा जरूर लगा देना, अदरवाइज ये एरर देगा, ठीक है। ओके अभी एरर दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है भाई। एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, स्ट्रिंग स्टूडेंट्स के बाद मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, राइट, तभी एरर दे रहा है। ठीक, इसको यहाँ पे वापस ऊपर ले जाते हैं। ओके अब क्या इशू है देख लेते हैं। ओके अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। मगर अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लेट से मैंने लिखा यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट ln
और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिंट करा दिए। फिर लेट्स से गो रन करूँगा, गो रन मैपिंग, मैप राइट, मैप डॉट गो। तो आप देखोगे कि ये हमारी मैप यहाँ पे प्रिंट हो गया, 1 पे है क्षितिज, 2 पे है राकेश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैप को एक तरह से और भी मतलब इस तरह से भी हम लोग मैप को डिक्लेयर कर सकते हैं। और वैल्यू चेंज करनी होगी तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसी तरह के सिंटेक्स से यूज़ करना होगा। बस हमें यहाँ पे लिख देना होगा, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि भाई लेट्स से मैं इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से मैं इंडेक्स 7 पे। अभी देखो एरे में ऐसा नहीं हो सकता था, एरे में लगातार हमें 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 आना चाहिए, मगर मुझे ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं करना है। मैं लिखा 7 और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू और डाल देता हूँ, लेट्स से मैं डालता हूँ रमेश। और अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि क्योंकि ये पहले से इसमें मौजूद नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे गो रन मैप डॉट गो करूंगा और यहाँ पे देखो तो 1 पे क्षितिज, 2 पे राकेश और 7 पे रमेश। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूंगा, लेट्स से अभी रमेश है ना, तो लेट्स से अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 में कुछ और इंसर्ट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट्स, और मैं 1 में लेट्स से इंसर्ट कर देता हूँ अब लेट्स से कोड एडिटर। ठीक है, तो ऐसे मैंने किया सेव, मैंने किया गो रन मैप डॉट गो और आप देखोगे यहाँ पे कोड एडिटर राकेश और रमेश आ गया है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो, वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर सकते हो। और लेट से अगर मुझे मैपिंग को लूप में प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लूँगा फॉर लेट से मैंने की लिया और वी लिया, लेट से या फिर मैं डायरेक्टली ले देता हूँ की और यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू। ठीक है, यही जो चीज़ें होती हैं हमारी मैपिंग में। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा रेंज, तो रेंज हमारी हेल्प करेगी इस चीज़ को करने में। लेट से मैं स्टूडेंट्स वाली मैपिंग को ही प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर प्रिंट सॉरी fmt डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैंने लेट से यहाँ पे प्रिंट करा दिया की को और अपनी वैल्यू। तो इस तरह से भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं करूँगा गो रन मैप डॉट गो और अब देखना क्या हो। तो यहाँ पे देखो 1 कोड एडिटर, 2 पे राकेश और 7 पे रमेश। तो इस तरह से लूप का भी यूज़ करके हम लोग मैपिंग को अपनी प्रिंट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर्स वैसे तो आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा ही होगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है ये, सी प्लस प्लस में भी आई थिंक, सी प्लस प्लस मुझे नहीं पता, मैं सी में तो है ये मुझे पता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है। सॉलिडिटी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सॉलिडिटी में भी स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हमें इनको लेट से यूज़ करना है तो क्या करना होता है, तो स्ट्रक्चर का पहले तो हमें समझना होगा कि मतलब क्या है, हमें आखिर में इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। इसी स्ट्रक्चर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें मैं चाहता हूँ कि बुक की आईडी हो, बुक का नेम हो और बुक का ऑथर। ठीक है, अब इसके लिए तो मैं एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा भाई मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा वार बुक आईडी। इसी तरह से मैंने कहा भाई मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा वार बुक नेम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बुक नेम और एक लिख दिया मैंने वार बुक ऑथर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरह से कहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों वेरिएबल का यूज़ करूंगा किसी एक सिंगल बुक के बारे में इंफॉर्मेशन कीप करने के लिए। मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये बुक आईडी एक अलग चीज़ है, ये बुक नेम एक अलग वेरिएबल है, ये बुक ऑथर एक अलग अलग मतलब एक अलग नेम है, मतलब एक अलग वेरिएबल है। राइट, ये चीज़ एक तरह से मैं कहूँगा एक अलग मेमोरी में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कहीं पे अपनी अपनी एक लोकेशन बन रही है। मतलब ये एक बंडल नहीं है, मतलब एक बुक में जो जो एक बुक है उसमें जो सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर इन द सेंस जो प्रॉपर्टीज ऑफ बुक हैं, एक तरह से हम लोगों ने उसको अलग अलग कर दिया है। राइट, हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाएं, मतलब मैं कहूँगा एक ऐसा डेटा टाइप का यूज़ करें जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आ जाए, मतलब आईडी, यहाँ पे नेम और यहाँ पे ऑथर। और इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे आईडी, नेम और ऑथर। हमने क्या किया, एक ऐसा डेटा टाइप बनाया जहाँ पे हमारी आईडी भी आ गई, हमारा नेम भी आ गया, हमारा ऑथर भी आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से मेमोरी में कुछ इस तरह से चीज़ होगी। आईडी लेट से यूआईडी टाइप की है तो एक यूआईडी टाइप की यहाँ पे मेमोरी लोकेशन बन जाएगी। नेम एक स्ट्रिंग टाइप की है तो एक स्ट्रिंग टाइप की एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी। और ऑथर भी एक स्ट्रिंग टाइप है तो उसमें एक इस तरह से मेमोरी लोकेशन बचाएगी। मतलब इसी एक बंडल में ही हमें सारी चीज़ें मिल गई, मतलब ये अलग अलग वेरिएबल नहीं का झाम नहीं रहा, एक ही चीज़ में सारी चीज़ें मिल गई। अब इसको चलिए बना के देखते हैं कि ये कैसे बनता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे यूज़ करना होगा टाइप का। उसके बाद मैं बताऊँगा जो भी हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, लेट्स से मैंने कहा बुक, और मैं यहाँ पे फिर लिखूँगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई बुक का नेम होगा। राइट, तो मैं लिखा डायरेक्ट नेम, द नेम ऑफ द बुक, ये स्ट्रिंग होगी। राइट, और लेट्स से एक आईडी है
तो कि वो हो गई हमारी INT या फिर UINT भी कर सकते हो आप, जो चाहे वो करना चाहो वो कर सकते हो। और इसके बाद हमारी होगी लेट से ऑथर, तो ऑथर और ऑथर का भी मैंने कर दिया स्ट्रिंग। तो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब लेट से मैं इस स्ट्रक्चर में कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बुक टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। जैसे कि अभी तक भाई मान लो जैसे मैंने एक UINT लिखा था, तो मैं UINT का अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या करता था, मैं लिखता था var, फिर मैं लिखता था भाई वेरिएबल का नाम, लेट से मैंने लिखा x, और फिर मैं लिखता था UINT। तो इससे ये पता चल जाता था कि ये जो x वेरिएबल है ये UINT टाइप का है ना। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे लेट से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ var, और इसका नाम रख देते हैं लेट से इन्फो, और यहाँ पे मैं इसको बनाना चाहता हूँ बुक टाइप का। अब लेट से मैं इस स्ट्रक्चर में कोई वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल का नाम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट से इसका नाम रख देते हैं माय बुक, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इस सिंटेक्स का यूज़ करूँगा बुक का, और यहाँ पे मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेट से नेम हो गया रिच डैड, ओके, छोटा छोटा ही नाम रखते हैं, लेट से मैंने लिख दिया ABC, कुछ भी लिख देते हैं, क्या करना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी ID दे दी 1, और ऑथर लेट से मैंने दे दिया XYZ, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर में। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ fmt डॉट प्रिंट ln का यूज़ करके, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई बुक, और इस तरह से मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने थे, मैंने वो लगा दिए, अब सही है। अब इसको रन करते हैं, मैं लिखूंगा गो रन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डॉट गो, और आप देखोगे माई बुक में हमारी सारी वैल्यूज़ एक साथ बंडल होके आ गई हैं, राइट। तो अब हमें अलग अलग इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स से अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, लेट्स से भाई अभी यहाँ तो मैंने पूरी माई बुक को एक साथ प्रिंट कर दिया, मगर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ID, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ID, तो ये हो गया हमारा, इससे हमें ये ID को सिर्फ ID प्रिंट करके दे देगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये जस्ट लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। यहाँ पे ये माई बुक क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और बुक क्या है, हमारी क्लास है। तो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है, मतलब आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो स्ट्रक्चर्स भी कुछ उसी तरह से हैं, जहाँ पे ये चीज़ क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये चीज़ एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्लास में जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मुझे कोई लेट से वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे सिंपली लिखना होगा माई बुक डॉट, लेट से मुझे टाइटल चेंज करना है, और टाइटल में मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, ये हमारी बुक का टाइटल हो, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, ओके, नेम है नॉट टाइटल, राइट, नेम। तो इसलिए देखो एरर दे रहा था क्योंकि हमारे में कोई टाइटल नाम की चीज़ नहीं थी, नेम नाम की चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे ID को हटा देता हूँ, और इसको यहाँ से भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो आप देखना यहाँ पे हेलो 1 और XYZ लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर में। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि आखिर हम लोग गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, किस तरह से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स से एक F1 फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन को बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको यूज़ करना होगा FUNC, मतलब ये कीवर्ड, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा F1, और इसमें मैंने बस सिंपली ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैं कुछ से कुछ प्रिंट करा लेता हूँ। लेट्स से मैं लिख देता हूँ प्रिंट ln, और मैंने कहा हेलो F1, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉल करा लूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे कॉल नहीं कराऊंगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने फंक्शन को कॉल करके बुलाया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भाई इस फंक्शन में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो रन फंक डॉट गो, तो आप देखना कुछ भी नहीं होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा कि भैया तुमको मैं बुला रहा हूँ तो अपना काम एग्जीक्यूट करो। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, F1 लिखना होगा, सेव करना होगा, और फिर से इसको यहाँ पे मुझे रन करना होगा,
तो आप देख सकते हो हेलो F1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये तो एग्जाम्पल था जहाँ पे हम लोगों ने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। बट लेट से मैं कोई आर्गुमेंट पास कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे वेरिएबल का जो भी नाम है लिख दूंगा ए लेट से, और जो भी टाइप का वो वेरिएबल है वो, ठीक है, तो AINT, और लेट से मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ए को। अब इसके लिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, मतलब इस पैरामीटर में मैं एक आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट से 1 लेने लिखा, सेव किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो रन। अब आप देखोगे 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी आर्गुमेंट को पास कर सकते हो अपने फंक्शन में। लेट से अगर आपको मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कराने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे लिख दो BINT, और लेट से मैं इन दोनों को सम कराना चाहता हूँ, तो ये भी फंक्शन मतलब उसी तरह से है जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक आप देखते आ रहे थे, कुछ बहुत अलग नहीं है। तो यहाँ पे लेट से मैंने 1, 2 पास करा दिया, तो ये क्या करेगा, रन करूँगा तो ये हमें 3 रिटर्न कर देगा। 3 रिटर्न नहीं करेगा, मैं कहूँगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा, रिटर्न तो भी हमने यूज़ ही नहीं किया है। तो अगर हमें लेट से कोई चीज़ को रिटर्न कराना है तब क्या करते हैं, तो सिंपली लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट ना करा के यहाँ पे कीवर्ड लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न और A+B। अच्छा, ये रिटर्न कौन से टाइप का है, ये रिटर्न हमारा INT टाइप का है, राइट, मतलब कि ये जो A+B है ये दोनों हमें कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, INT वैल्यू दे रहे हैं। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि हम लोग किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मुझे सीधी सी बात है, यहाँ पे जो रिटर्न होगी वैल्यू A+B की, मुझे इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेना चाहिए। लेट से मैंने इसको स्टोर करा लिया सम एक वेरिएबल में, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा लूँ, प्रिंट ln सम। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया है। 3 क्या प्रिंट हुआ, पहले मैंने इस फंक्शन को कॉल किया 1, 2 के थ्रू, तो इसने 1+2 किया, उसको रिटर्न किया, रिटर्न कहाँ हुआ, सम के पास, सम के पास जैसे रिटर्न हुआ मैंने उसको आप प्रिंट करा लिया, और इस तरह से मैंने अपने फंक्शन को प्रिंट भी करा लिया, मतलब अपने फंक्शन की जो वैल्यूज थी उसको भी उसके थ्रू मैंने उसको, मतलब एक तरह से मैंने जो भी वैल्यूज पास की उसको मैंने प्रिंट भी करा लिया भाई, रिटर्निंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे 1, 2 पास किया, रिटर्न हुआ, और मैंने उसको प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से ही फंक्शन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है हमारे गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई थिंक ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं जैसे अभी तक करते आ रहे थे, है ना, कुछ इसी तरह से। तो आइए बात करते हैं हम लोग पॉइंटर्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सी पढ़ा है, C++ पढ़ा है, तो आई होप आपको ये पता होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये, और गो में भी हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर में पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंटर सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि आपके दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझाता हूँ। लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट से मैंने एक ए वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने 2 को स्टोर किया। तो भाई जो मैंने ए वेरिएबल बनाया है ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा, सीधी सी बात है। अब ऐसा तो नहीं कि A=2 मैंने लिखा तो कोई हवा में होगा, ये कहीं ना कहीं हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा। तो लेट से मैं यहाँ पे अपनी प्यारी वाली पेन का यूज करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, ए। इस मेमोरी का नाम क्या है, इस मेमोरी का नाम है ए, और इस मेमोरी के अंदर क्या स्टोर हुआ, 2 स्टोर हो गया, ठीक है। ये चीज आई थिंक क्लियर होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो मेमोरी है डेफिनेटली हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, राइट, मतलब कि हमारे लिए एज अ ह्यूमन हमारे लिए ये देखना इजी है। मगर मशीन के लिए हमारे ये ए नहीं है, हमारे मशीन के लिए ये कोई पर्टिकुलर एड्रेस है। और वो एड्रेस क्या हो सकता है, वो एड्रेस हो सकता है 0 क्रॉस। जब मैं 0 क्रॉस कह रहा हूँ मतलब एक हेक्साडेसिमल नंबर है, और मैंने कहा भाई ये लेट से ABC। तो हमारी कंप्यूटर मेमोरी के लिए हमारे लिए तो A=2 है, मतलब कि हमारे लिए तो ये मेमोरी ए है, मगर क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मगर हमारे मशीन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये किसी मेमोरी लोकेशन A0 क्रॉस ABC पे, ठीक है। अब लेट से मुझे जानना है कि आखिर में हमारा ये जो ए वेरिएबल है ये किस जगह पे स्टोर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए हमें सिंपली ये करना पड़ेगा कि हमें यूज करना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग M%A। M%A करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे ए का क्या एड्रेस है। तो जैसे अगर मैंने लिखा प्रिंट fmt.print ln, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर उसको कॉपी करके दिखाता हूँ। तो मैंने लिखा गो रन पॉइंटर डॉट गो, ओके ठीक है, मैं CD करना भूल गया, पॉइंटर में आ जाता हूँ। अब करता हूँ गो रन पॉइंटर डॉट गो। तो आप देखना एक अलग तरह का यहाँ पे एक नंबर आएगा जो कि है 0 क्रॉस D 000 128088।
तो ये देखो मैंने क्या किया, एक तरह से मैंने इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता किया। हम लोग तो 0x ABC कह रहे थे, मगर अकॉर्डिंग टू आवर कंप्यूटर इट इज़ समथिंग, अगर मैं कहूँ इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमारी कंप्यूटर के लिए ये वैल्यू क्या है, हमारे कंप्यूटर के लिए ये वैल्यू है 0x0 नॉट 0 C00 एंड वन मोर 01 और क्या है भाई 2088, ठीक है। तो ये हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए ये इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है। अब मुझे अगर लेट से ये एड्रेस स्टोर कराना है, मुझको ये एड्रेस अपने किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो ये जो वेरिएबल है जो इस एड्रेस को होल्ड करेगा उसी को हम पॉइंटर कहेंगे। अभी के लिए ये नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, बस से इसको मैं पॉइंट पे जाता हूँ, हाँ। तो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये जो ए है ये एक वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। मगर अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैंने एक पॉइंटर बनाया, कोई वेरिएबल लिया, लेट से मैंने लिखा PTR, और मैंने क्या किया, इक्वल टू कर दिया एंड ऑफ ए। अब ये जो PTR है ये हमारा पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर क्यों कहते हैं अभी मैं बताता हूँ, इसको एक बार प्रिंट कराता हूँ पहले। तो प्रिंट ln और यहाँ पे मैंने किया PTR को प्रिंट। अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो देखना क्या होगा, दोनों ही वैल्यूज सेम आएंगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैंने एड्रेस ऑफ को एड्रेस ऑफ कह लो या फिर एड्रेस ही कहते हैं सर, राइट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इन सिंबल्स के टर्म से, तो सॉरी उसके लिए। तो एड्रेस ऑफ ए मैंने क्या किया, मैंने स्टोर कर दिया PTR में। अगर आप देखोगे दोनों वैल्यूज सेम। तो अब इसे पॉइंटर क्यों कहा जाता है, पॉइंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आपने ये चीज़ की, राइट, मैं वापस से अपनी पेन को उठा लेता हूँ। तो जब आपने ये वाली लाइन की PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो PTR, जो कि पॉइंट कर रहा है आपके इस वाले लोकेशन पे। क्यों पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आपने एक एड्रेस, जो कि ये एक बड़ा सा एड्रेस था, आपने इस PTR वेरिएबल में स्टोर कराया। तो यहाँ पे एक PTR वेरिएबल है हमारा, इसमें ये एड्रेस स्टोर हो गया 0x C00 वाला। इसके थ्रू ये पॉइंट कर पा रहा है हमारे ए को, ठीक है। इसीलिए इसे पॉइंटर कहा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं चाहूँ, मैं पॉइंटर के थ्रू मैं इस वैल्यू 2 को भी प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे, मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टार का यूज करना पड़ेगा। इसको वापस से कर्सर पे ले आऊँ, मुझे सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ FMT, जिसे हम लोग डी रेफरेंसिंग भी कहते हैं, डी रेफरेंसिंग। तो मुझे सिंपली एक स्टार लगाना होगा, PTR लिखना होगा, और इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस PTR में जो वैल्यू है, मतलब कि PTR में वैल्यू क्या है, एक मिनट वापस से इसको। तो PTR में हमारे पास ये वैल्यू है, राइट, ये एड्रेस है 0x0 C00, बहुत बड़ा सा वैल्यू है। हमने क्या किया, इस पर एक स्टार लगा दिया। तो जैसे ही हमने स्टार लगाया तो इसके थ्रू क्या होगा, इस एड्रेस पे जो भी चीज़ स्टोर होगी वो हमें प्रिंट होके दिख जाएगी। मतलब इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, राइट। तो 2 हमें प्रिंट होके दिख जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, आप देखना, तो 2 भी हमें दिख जाए। वापस से मैंने कर्सर लिया और यहाँ पे मैंने तुरंत से रन कर दिया, और अब देखना क्या होगा। तो ये देखो 2 हमें प्रिंट होके मिल गया, क्योंकि पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस को, और उसके थ्रू हम लोगों ने डी रेफरेंस कर दिया अपनी वैल्यू को। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, तो क्या पॉइंटर का भी कोई एड्रेस होगा, क्योंकि भाई पॉइंटर भी तो वेरिएबल है। बिल्कुल, मतलब कि जब आपने पॉइंटर क्रिएट किया, राइट, ये पॉइंटर क्रिएट किया, तो इसका भी एक एड्रेस होगा। आप उसके एड्रेस को भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है, FMT डॉट प्रिंट ln करना है, और एंड लगा देना है वापस से, और यहाँ पे अपने PTR वैल्यू को लिख देना है। और अब देखना हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या है, 0006030। अब इस कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो, तो इस चीज़ को मैं पूरी तरह से एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें एकदम पूरी तरीके से क्लियर रहें, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हुआ क्या है इसको समझना। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया था ए, ठीक है। ये हमारा ए वेरिएबल था, इसके अंदर 2 स्टोर था, इसका अपना कोई एड्रेस था। अभी के लिए कुछ ऐसे ही ले लेते हैं, 0x123। फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया PTR, PTR के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, मैंने इसका एड्रेस स्टोर किया, जो कि है 0x123। इस PTR का भी अपना एड्रेस है, जो कि मैं कहता हूँ 0x456 फॉर एग्जाम्पल। तो बस यही चीज़ यहाँ पर हुई। जब मैंने PTR को प्रिंट कराया, तो मैंने क्या प्रिंट कराया, PTR के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराया, जो कि ये है।
है ना। जैसे मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो मैं ए की अंदर की वैल्यू को तो प्रिंट कराता हूँ, वैसे ही जब मैंने पीटीआर को प्रिंट कराया तो मैंने पीटीआर के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराया जो कि एक एड्रेस है। फिर मैंने जब स्टार पीटीआर किया तो मैंने क्या कहा, इस एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो अगर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो कि इसको पॉइंट कर रही है, कौन सी वैल्यू है, 2 है, तो इसी वजह से आप देखोगे यहाँ 2 प्रिंट हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा एंड ऑफ पीटीआर, मतलब कि मैंने इस एड्रेस को प्रिंट कराया, इसी वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा दूसरा एड्रेस दिख रहा है। तो यही होता है पॉइंटर्स, और इसी तरह से हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते हैं अपनी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाय, तो अब टाइम है फीडबैक का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा, बट आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में, मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट में जाके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। आप क्या चाहते हो कि मैं इस कोर्स में और भी चीज़ें ऐड करूँ आने वाले टाइम में, ताकि आपको ये कोर्स और भी बढ़िया लगे, और क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी। मैं ये दोनों चीज़ें चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो, ये कोर्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड नए नए कोर्सेज अपलोड करता रहता हूं हमारे कोडीटर चैनल पे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर की हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप हमारी ब्लॉकचेन डेवलपर की कम्युनिटी से नीचे जाके, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके पूछ सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे जाके बेसिकली। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं ट्विटर पे या फिर लिंक्डइन पे, तो उन दोनों चीज़ों की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन दोनों जगहों पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, मुझे सच में अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा ये कोर्स और क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।